ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। चैप्टर 11, अपनों के ना होने का गम। इवान के बातों को सुन ठंडी आह भरते हुए अक्ष बोला, वो उसका नहीं है, वो कंपनी हमारा है। मैं कैसे डैड के मेहनत से बनाए कंपनी को डूबने दे सकता हूँ? जो उस वरुण कपाड़िया ने हम लोगों से छीनना है वो सब मैं वापस पाना चाहता हूँ, अपने कंपनी से लेकर अपने मेंशन को भी। रायचंद्र मेंशन, जो अब कपाड़िया मेंशन बन चुका था, जब नीलामी हो रहा था तभी उस मेंशन को अक्ष ने खरीद लिया था। उस वक्त उसकी बोली में अक्ष का आदमी गया था और अक्ष बस फोन के जरिए अपने आदमी को ऑर्डर दे रहा था। बाहर अचानक से ही आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगा, जिस कारण नेटवर्क खराब हो गया और उसकी वजह से फोन कट गया। कुछ ही वक्त में अक्ष फिर अपने मेंशन पहुंच गया। जैसे ही अक्ष का कार गेट के अंदर घुसा तो गार्ड छाता लेकर कार का दरवाजा खोल दिया। फिर अक्ष कार से नीचे जैसे ही उतरा, गार्ड छाता अक्ष के सिर के ऊपर कर उसके पीछे पीछे छाता पकड़ चलने लगा। दरवाजे के पास आने के बाद गार्ड वहां से चला गया। वही अक्ष अपने मेंशन के अंदर जा अपने कमरे के पास जा दरवाजा खोला तो सीरत को जमीन में बेहोश पड़ा देख अक्ष झट से नीचे बैठ सीरत को छुआ। उसका पूरा बदन आग की तरह तप रहा था। अक्ष उसे अपने बाहों में भर उससे बिस्तर पर ले जा बिस्तर पर लेटा डॉक्टर को कॉल करने लगा, पर तेज बारिश के वजह से कॉल लगना बंद हो चुका था। उसके फोन का पूरा नेटवर्क गुल हो चुका था। अक्ष जल्दी से सीरत को अच्छे से कंबल से ढक लैंडलाइन से कॉल किया, पर लैंडलाइन से भी कॉल नहीं लगा। तो आखिर में अक्ष रूहानी के कमरे का दरवाजा नॉक किया तो रूहानी दरवाजा जा खोल दी। अक्ष झट से मांग पड़ा, अपना फोन दो। रूहानी कोई सवाल ना कर अपने फोन को ला दे दी, पर उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं था। अक्ष गुस्से में रूहानी के फोन को जमीन पर पटक दिया, जिस कारण रूहानी एक पल के लिए सहम गई। फिर बड़ा हिम्मत कर पूछी, का क्या हुआ भैया? अक्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो परेशानी से भरे आवाज में बोला, सीरत, उसे बहुत तेज फीवर है। रूहानी को उसका नाम नहीं पता था, पर अक्ष उसकी ही बात कर रहा होगा ये रूहानी समझ गई थी। वो झट से बोल पड़ी, भैया मैं दवा के साथ ठंडे पानी और पट्टी लेकर आती हूँ। ये बोल वो चली गई। वही अक्ष अपने कमरे में जा थर्मोमीटर निकाल सीरत के मुंह के अंदर किसी तरह डाल दिया। जब उसने निकाला तो देखा सीरत को 104 डिग्री फीवर है। इतना हाई फीवर देख अक्ष उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए उदासी से बोला, सॉरी किटन। वो इतना बोला ही था कि तभी रूहानी जल्दी से सब लेकर आ गई, पर सीरत को होश में ना देख रूहानी बोल पड़ी, सीरत को तो होश भी नहीं है, दवा कैसे दे हम इनको? तभी रूहानी ने थर्मोमीटर देखा। इतना हाई फीवर देख रूहानी चिंता से बोल पड़ी, भैया इसे तो बहुत हाई फीवर है। अक्ष रूहानी के होंठ से ले सख्ती से बोल पड़ा, जाओ यहां से। रूहानी आखिरी बार चिंता से उसे देखी, फिर कमरे से बाहर चली गई। वही अक्ष सीरत को हल्का सा उठा दवा उसके मुंह को हल्का फाड़ दवा किया तरह उसके मुंह के अंदर डाल दिया, पर गले के अंदर दवा कैसे जाए ये सोचने के बाद आखिर में अक्ष अपने मुंह में पानी भर उसके होंठों के करीब जा अपने मुंह से ही उसके मुंह में पानी डाल अपने जीभ के मदद से दवा पानी उसके गले के अंदर डालने की कोशिश करने लगा। जैसे ही दवा सीरत के शरीर के अंदर गया तो अक्ष अपने होंठ को उससे दूर कर उसे बिस्तर पर अच्छे से लेता उसके माथे पर ठंडे पानी का पट्टी करने लगा। पूरी रात अक्ष वैसे ही उसके पास बैठा उसके सिर पर ठंडे पानी का पट्टी करता रहा। सुबह का वक्त हो गया, पर अक्ष वैसे ही उसके पास बैठा उसके सिर का पट्टी कर रहा था। तभी धीरे धीरे सीरत अपने आंखों को खोल अपने सामने अक्ष को उसका ख्याल रखते हुए देखी तो एक पल के लिए वो हैरान रह गई। जैसे ही सीरत की आंखें खुली, अक्ष अपना बदला नफरत सब भूल सीरत को होश में आता देख अपने सीने से उसे लगा लिया। अचानक से अक्ष को ऐसा करता देख सीरत हैरान रह गई। उसकी धड़कनें जोरों से धड़कने लगी। वही कॉलेज में आज फिर से सीरत को कॉलेज ना आता पा कुहू को सीरत का चिंता सताने लगा। वो अपना फोन निकाल सीरत को कॉल लगाई, पर सीरत का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अक्ष ने सीरत का फोन अपने पास रख लिया था।
वही दिल्ली के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सी लैंग्वेज के क्लास में पलक अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद अपने हाथ में अपना फोन के तस्वीर को बहुत उदासी से देखे उन तस्वीरों में पूरा खो चुकी थी। तभी अमानत अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर उसके बगल में बैठ उसके फोन में देखी, उसका चेहरा उदासी से भर गया। वो उसके कंधे पर अपना हाथ रख बोली, पलक जो होना था वो हो गया, उसे हर रोज याद कर, ऐसे उदास मत रहा करो। तभी पलक बोल पड़ी, पर उस दिन हुआ क्या था जिससे हमारे पेरेंट्स हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। एक लंबी सांस ले मान्यता बोल पड़ी, ये बात तो सिर्फ हमारे भाइयों को पता है और वो कभी हमें बताएंगे नहीं। मान्यता के इस बात को सुन पलक अपने सीट से उठ जाने लगी तो मान्यता पूछ पड़ी, कहाँ जा रही हो पलक? कुछ देर अकेले रहने का मन कर रहा है। ये बोल पलक जाने लगी तो मान्यता बोल पड़ी, पर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है। पर पलक कुछ ना सुन चली गई। पलक के माता पिता के जाने के बाद उसका अपना कोई नहीं बचा था इस दुनिया में। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। पलक कॉलेज गार्डन में जा बैठ गई और अपने माता पिता को याद करने लगी। निधि का उसे बार बार रात भर पढ़ाई करने से डांटना, विवेक का उसके लिए हर रोज उसका फेवरेट आइसक्रीम ला कर देना, फिर रात को उसके नींद ना आने पर उसके साथ लूडो खेलना। निधि विवेक पलक को पलकों पर बैठा कर रखते थे, उसके जरूरतों के साथ साथ उसका बहुत ख्याल रखते, प्यार देते। अपने माता पिता के साथ बिताया हर पल याद करते हुए पलक रोने लगी। आज उसके पास उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। वही अक्ष सीरत को अपने बाहों में जकड़ हुआ था, तभी उसने अचानक से उसे खुद से दूर कर उठ गया। फिर अपने आगे आते बाल को ऊपर कर अपने आंखों को बंद कर मन में ही बोला, क्यों मैं अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अपने आप से ये कह बाथरूम जा सवार ऑन कर सवार के पास जा खड़ा हो गया। वही सीरत धीरे से बोल पड़ी, आपके करीब रहने का एहसास बहुत आरामदायक था। क्यों आप मुझसे दूर हो गए? आपने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मुझे आपसे नफरत होना चाहिए था, पर मेरा दिल आपसे नफरत करने को नहीं कह रहा है। सीरत खुद में ही बातें करने लगी। कुछ ही वक्त में अक्ष बाथरूम से बाहर आ सीरत की तरफ देखा, जो उसे ही अपने बड़े बड़े हिरनी जैसे आंखों से देखे जा रही थी। अक्ष अपने चेहरे को घुमा अपने कपड़े पहन कठोरता से बोला, कुछ करने का जरूरत नहीं है, जब तक ठीक नहीं हो जाती हो आराम करना। ये बोल वो चला गया तो सीरत के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वही अपने जानवरों को आरजू दूसरे जगह पर ले आई थी। आरजू अपने सभी जानवरों को खाना खिलाने लगी। तभी उसका फोन बजा तो वो अपने फोन को उठा ली। कॉल अमानत का था। कॉल उसने जैसे उठाया अमानत बोल पड़ी, आरजू दी भैया को मनाओ ना ताकि हम सब मुंबई जा सके। पलक बहुत उदास है, अगर हम सब वापस वहां गए तो शायद पलक को अच्छा लगे। आरजू गहरी सांस ले बोली, अम्मू मेरे पास हिम्मत नहीं है। तभी अमानत मानने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज दीदू आप बड़ी हो, भाई को आप मान लोगी। अक्ष भाई किसी की नहीं सुनते हैं तो फिर उसका कैसे सुनेंगे। आरजू कुछ वक्त शांत रहने के बाद बोली, अम्मू नकुल भाई, इवान भाई या मोक्ष भाई से बात कर ले, वो तीनों अगर मान गए तो अक्ष भाई भी मान जाएंगे, पर उन तीनों को भी मानना बहुत डिफिकल्ट है। अमानत चिढ़ते हुए बोली। तभी आरजू ने देखा वही सिद्धार्थ मोदी आया हुआ है। उसे देख आरजू बोल पड़ी, अम्मू मैं बाद में बात करती हूँ तेरे से। ये बोल आरजू कॉल कट कर सिद्धार्थ की तरफ देख कोल्डली बोली, तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? आरजू की बातों को सुन एक कोल्ड मुस्कान के साथ सिद्धार्थ बोल पड़ा, बेबी मैं क्यों तुम्हारा पीछा करूंगा, जिस जगह पर तुम अभी खड़ी हो ना वो मेरा है। ये सुन हैरानी से आरजू उसे देखी, फिर गुस्से में बोल पड़ी, मुझे पता होता ये जगह तुम्हारा है तो मैं कभी भी इसे रेंट पर नहीं लेती। वही अक्ष अपने कंपनी जाने के बाद केबिन में अपने लेदर चेयर पर बैठा अपने चेयर के पीछे सिर सटा सीरत के बारे में सोचे जा रहा था। सीरत में हालांकि कुछ भी खास नहीं है, पर अक्ष को सीरत की मासूमियत भा गई थी। अक्ष धीरे से ही बोल पड़ा, कैसे ये इतनी मासूम लड़की उन दोनों की बेटी हो सकती है, पर जो भी हो मैं उसके मासूमियत पर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि सांप का औलाद सांप ही पैदा होता है। एक ना एक दिन वो लड़की अपना रंग जरूर दिखाएगी। चबूतरे पर अब तक पलक बैठी ही थी, तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आया, सुपरस्टार मोक्ष ओबरॉय का न्यू मूवी रिलीज हो रहा है 24 तारीख को। पलक मोक्ष को हर जगह फॉलो करके रखी थी, जिस कारण उससे मोक्ष से जुड़ा सारा नोटिफिकेशंस आते रहता था। पलक झट से खड़ी हो भागते हुए जाने लगी तो वो अमानत से जा टकरा गई।
लंच का टाइम हो गया था। अमानत उसके पास ही उसे अच्छा फील करवाने के लिए आ रही थी। पलक खुशी से एक्साइटेड हो बोली, मान्यता मोक्ष का न्यू मूवी रिलीज होने वाला है 24 को, हम दोनों देखने चले। अमानत को इस बात की खुशी थी कि पलक के चेहरे पर मुस्कान आ गया। भले ही जो भी रीजन हो, अमानत मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। मोक्ष बहुत बड़ा एक्टर बन चुका था और अब उसके अंदर का ईगो, गुस्सा और भी अधिक बढ़ चुका था। उसके ईगो का कारण उसका सुपरस्टार बनना था और उसके गुस्से का कारण उसके माता पिता का उसे छोड़ चले जाने का था। माता पिता के साथ साथ उसके दादा दादू भी प्लेन क्रैश में मर गए थे। जब मोक्ष के दादा दादू को पता चला कि उनके बेटे बहू अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो वापस इंडिया आ रहे थे, पर तभी प्लेन क्रैश हो गया और दोनों उस हादसे में मर गए। इतने साल बीत गए, पलक अब भी उससे बेइंतहा प्यार करती थी, पर मोक्ष को आज भी पलक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक कि वन नाइट स्टैंड को खबरें और किसी के साथ लिंकअप की भी खबर हमेशा फैलते रहता, पर पलक को उन खबरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। उसे पता था उसका मोक्ष कैसा है। भले वो रुड एगोइस्टिक गुस्सैल इंसान है, पर उसे किसी लड़की के साथ पलक सोच नहीं सकती थी। बड़े से स्विमिंग पूल में डूबा अपने होंठ में सिगरेट ले उसके कस ले रहा था, तभी खूबसूरत लड़की स्विमिंग ड्रेस में आ स्विमिंग पूल में जा मोक्ष के करीब जा उसके छाती पर अपने होंठ को रख अपने होंठ उसके छाती पर फेरने लगी। मोक्ष अपने सिगरेट को बुझा उस लड़की की तरफ कोल्डली देखा तो लड़की अपने होंठ उसके होंठ में मिलाने वाली थी। तभी मोक्ष उसे खुद से दूर धकेल कोल्डली बोला, बेबी आई डोंट लाइक एनीवन डूइंग एनीथिंग विदाउट माई परमिशन। ये बोल मोक्ष गुस्से में स्विमिंग पूल से निकलने लगा। तभी उसकी असिस्टेंट माया तौलिया लेकर आ गई तो मोक्ष एक तौलिया अपने कमर में लपेट दूसरे तौलिया को ले अपने भीगे जिस्म को पोंछने लगा। वही माया उस लड़की को कोल्डली मुस्कुराते हुए देखी। मोक्ष फिर जाने लगा तो लड़की गुस्से में उसे देख बोली, मोक्ष तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मोक्ष ड्रेसअप कर निकल गया अपने नए मूवी की शूटिंग में। कुछ ही वक्त में वो मूवी के शूटिंग प्लेस पर पहुंच गया। मोक्ष को आता देख सभी लड़कियां उसके पास जाने लगी तो मोक्ष सभी को अपने कोल्ड नजर से देखा तो सभी मोक्ष के गुस्से से भरे नजर को देख दूर हो गई। उसके बाद मोक्ष अपना सीन करने चला गया। जब वो अपना सीन खत्म कर बैठा तभी डायरेक्टर आ बोला, मोक्ष आगे का सीन हमें दिल्ली में करना है तो आज रात ही निकालना होगा। ओके, ये बोल मोक्ष अपने वैन में जाने लगा। उसके पीछे उसकी को एक्ट्रेस दिव्या आ उसका नाम ली। मोक्ष चैप्टर 12 कॉफी बनाने सिखाना। मोक्ष पीछे मुड़ उसे देखा तो दिव्या उसके पास जा मुस्कुराते हुए बोली, मोक्ष क्या हम डेट कर सकते हैं। मोक्ष एक गहरी सांस ले बोला, सच कहूं तो मुझे डेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोल मोक्ष वहां से चला गया। वहीं मोक्ष के डायरेक्टली मना करने से दिव्या का चेहरे पर उदासी छा गया। फिर मोक्ष अपने वैन में जा आराम करने लगा। धीरे धीरे वक्त पार होने लगा। शाम का वक्त हो चुका था। मोक्ष को दिल्ली जाने के लिए निकलना पड़ा। प्लेन में मोक्ष अपने आंखों को बंद कर बैठा था। उसके सामने ही माया उसे निहारते हुए सोचे जा रही थी, आखिर मोक्ष ओबरॉय को कैसी लड़की पसंद होगी। तभी माया हिम्मत कर बोल पड़ी, सर मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ। अपने आंखों बंद ही रख मोक्ष कोल्डली जवाब दिया, हीम। माया दिल की बहुत साफ लड़की थी। आज तक उसने कभी भी मोक्ष के साथ फ्लर्ट करने का नहीं सोची। उसका मोक्ष के साथ बस प्रोफेशनल रिलेशन था। साथ ही मोक्ष के हर मैसेज को वो बड़े आसानी से खत्म कर देती थी, पर मोक्ष का कोल्ड आवाज उसे हमेशा डरा देता था। पर फिर भी वो हिम्मत कर पूछी, सर आपको कैसी लड़की पसंद है। वो कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करता, पर माया के साथ वो ठीक था। मोक्ष थोड़ा देर सोचते हुए अपना जवाब दिया, कोई ऐसी जिसे देख सब देखते रह जाए, उसकी सादगी ही उसकी पहचान हो, उससे ज्यादा उसकी आंखें बोले, पर जब वो बोले तो सभी उसके आवाज को सुनना चाहे, पूरी दुनिया जिसे पाने की ख्वाहिश रखे वो सिर्फ मेरी हो। माया अपने मन में ही सोची, क्या कोई ऐसी लड़की होगी या उसके सर कुंवारे ही मरने वाले हैं। शाम का वक्त हो चुका था। कॉलेज से मान्यता और पलक साथ वापस हॉस्टल जा रहे थे। तभी सीनियर ईयर का चार्मिंग लड़का अनुज, जो लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर था, वो दोनों के पास आ पलक की तरफ देख बोला, है मैं कितने टाइम से तुम्हें बात करने का कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम हो कि कभी बात ही नहीं करती हो। पलक अपनी आंखें जैसे ही ऊपर की उसके खूबसूरत आंखों पर चश्मा देख अनुज अपना होंठ हटा। उसके आंख से चश्मा हटाने को था, पर वो अपने कड़ा पीछे कर ली।
फिर बिना कुछ कहे पलक अमानत के साथ आगे बढ़ अनुज से दूर जाने लगी तो अनुज उसके होंठ को पकड़ अपने तरफ खींच बोला, आई लाइक यू। पलक अपने होंठ को झटक अपने कदम पीछे कर बोली, सॉरी। ये बोल जाने को थी तो अनुज बीच में फिर आ गया तो अमानत उसे घूरते हुए देख बोली, तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरी बहन को तुम पसंद नहीं हो, इससे दूर रहो। फिर दोनों जाने लगे। तभी अनुज के दोस्त उसके पास आ बोले, यार जब से वो चश्मशाई है तब से तू उसके पीछे पड़ा है, आखिर उसमें है क्या। तभी अनुज को वो दिन याद आ गया। जूनियर ईयर को आए सिर्फ 2 दिन हुआ था। रैगिंग के नाम पर अनुज पलक के साथ जबरदस्ती कर रहा था। उसी जबरदस्ती में उसके आंख के चश्मा वो हटा दिया। जैसे ही उसके आंखों से गोल भद्दा चश्मा हटा तभी अनुज को उसका सुंदर चेहरा का पता चला, साथ ही उसकी हेजल आंखें। उसे देखते ही उससे प्यार हो गया था। वो मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से बोला, यार तुमने उसे बिना चश्मे का नहीं देखा है ना, इसलिए ऐसा बोल रहा है। वो जब अपने चश्मे को अपने आंखों से हटाती है तो उसे देख कोई भी देखता रह जाएगा। उसकी खूबसूरती देख कोई भी उसके लिए पागल हो सकता है। वही सीरत को अब अच्छा महसूस हो रहा था तो वो बिस्तर से उठ बाहर गई तो देखी वो लड़की सोफे पर बैठी पढ़ाई कर रही है तो सीरत उसके पास गई। सीरत को आता देख रूहानी मुस्कुराते हुए उसके तरफ देख पूछी, तबीयत कैसा है अब तुम्हारा। सीरत मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है। रूहानी। ये सुन सीरत बोल पड़ी, आप बहुत अच्छी हो। तभी रूहानी का फोन बजने लगा तो रूहानी अपने फोन को उठा। स्क्रीन पर नकुल का नाम देख वो कॉल उठा। अपने सहमे आवाज में बोली, खेलो। नकुल अपने फाइल को पढ़ता हुआ ही जवाब दिया, मैंने कुछ क्वेश्चंस पेपर तैयार कर तुम्हें मेल किया है, 2 घंटे में मुझे बना कर भेजो। और हाँ, चीटिंग करने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारे छोटे से दिमाग का लेवल मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अपने बात को बोलते के बाद नकुल फोन कट कर दिया तो रूहानी चिढ़ते हुए बोली, खडूस कहीं का। सीरत मुस्कुराते हुए पूछी, कौन है ये खडूस, आपके बॉयफ्रेंड। ये सुन रूहानी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो झट से बोल पड़ी, नहीं नहीं वो तो। इतना बोल रूहानी चुप हो गई। उसे तो पता ही नहीं था नकुल उसके लिए उसका है कौन। वो फिर खड़ी हो बोली, मुझे पढ़ाई करना है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये बोल रूहानी चली गई तो सीरत सोफे पर बैठ रिमोट ले टीवी ऑन कर दी और बड़े दिन के बाद अपना फेवरेट कार्टून शो लगाई, सोफिया द फर्स्ट। अक्ष को ऑफिस में बैठे बैठे चैन नहीं लग रहा था। घूम फिर कर उसका कांटा सीरत पर जा रुक जा रहा था। वो उठ खड़ा हो अपने केबिन से बाहर जाने लगा। फिर कंपनी से बाहर जा अपने कार में बैठ गया तो ड्राइवर अक्ष की तरफ देख तो अक्ष अपने कठोर आवाज में बोला, घर चलो। ये पहली दफा था जो अक्ष इतनी जल्दी घर जा रहा था, नहीं तो हमेशा लेट नाइट जाता या फिर कई दफा तो जाता ही नहीं था। कुछ ही वक्त में मेंशन आ गया तो गार्ड कार का दरवाजा खोल दिया। फिर अक्ष कार से उतर जाने लगा। जब वो मेंशन के अंदर जा टीवी की आवाज को सुनना तो वो हैरान रह गया। इस मेंशन में टीवी तो था पर कोई देखता नहीं था। वो सामने जा सीरत को टीवी में घुस अपना फेवरेट शो देखता पा। उसके बगल में जा बैठ गया पर सीरत का तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं था। वो मजे से अपना शो देखे जा रही थी। तभी अक्ष रिमोट ले टीवी बंद कर दिया तो सीरत चिढ़ते हुए बोली, किसने बंद किया। ये बोल वो अपना चेहरा मोड़ी तो अपने सामने साक्षात राक्षस के देवता को देख शांत गई तो अक्ष उसके चेहरे को पकड़ कोल्डली बोला, लगता है ठीक हो गई हो तो जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। ये बोल अक्ष अपने होंठ को पीछे कर लिया तो सीरत झट से उठ भागते हुए जाने लगी। तभी अक्ष उसके होंठ को पकड़ उसे रोक बोला, कोई गड़बड़ नहीं, और अगर खराब बना तो तुम्हें पता है। डर के मारे सीरत अपने गले का पानी अंदर कर ली जिसका आवाज अक्ष को साफ सुनाई दिया। अक्ष ने फिर उसके होंठ को छोड़ दिया तो वो भागते हुए चली गई अक्ष के लिए कॉफी बनाने। किचन में जाने के बाद 5 मिनट तक सोचने के बाद एक दीवार पर अपने सिर को सटा रोते हुए खुद में ही सीरत बोली, यार अब ये कॉफी कैसे बनता है सीरत, आज तो वो तुम्हें सच में मार डालेगा। अक्ष जो किचन दरवाजे के कोने से लद खड़ा था सीरत के बातों को सुन अपने कोल्ड आवाज में बोला, सही कहा तुमने। अक्ष के आवाज को सुन उसका शरीर डर से जम गया। अक्ष उसके पास जा उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे कर अपने कोल्ड आवाज में पूछा, तुम्हें क्या बनाना आता है बातों के अलावा। बातों के अलावा उसे बनाना कुछ नहीं आता था। वो अपने मासूम आंखों से उसे देखने लगी तो अक्ष उसके होंठों पर सेडिक्टिवली अपने अंगूठे को फेरते हुए बोला, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद है।
अक्ष की बातें सुन सीरत का चेहरा लटक गया। अक्ष उससे दूर हो सीलिंग पर लत बोला, कॉफी मग लाओ। सीरत झट से कॉफी मग ले आई तो अक्ष आगे बोल पड़ा, इसमें कॉफी और चीनी डालो। जैसा जैसा अक्ष बोलने लगा सीरत झट झट करने लगी। वो कॉफी डाले जा रही थी तो अक्ष कठोरता से बोला, बस करो, मारना चाहती हो क्या मुझे? सीरत झट से रुक गई तो अक्ष आगे बोला, हाफ चम्मच चीनी डालो, मुझे मीठा पसंद नहीं है। सीरत ने हाफ चम्मच चीनी डाल दिया तो अक्ष आगे बोला, थोड़ा दूध डालो उसन, और दूध को गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा, कॉफी चीनी को मिक्स करो। सीरत दूध डालने लगी मग में तो अक्ष चिल्लाते हुए बोला, बस करो इडियट। सीरत झट से रुक गई, फिर दूध को गैस पर चढ़ा, मग में डाला, सब कुछ मिक्स करने लगी। मिक्स करते हुए वो छिटे पड़े जा रही थी तो अक्ष उसके होंठ को कसके पकड़ उसे रोक, फिर अपने होंठ को ढीला कर उसके होंठ को पकड़ मिक्स करने लगा। सीरत की धड़कनें तेज होने लगी थी। वो अक्ष की तरफ देखने लगी। अक्ष भी मिलते हुए उसके आंखों को ही देखे जा रहा था। तभी अक्ष अपने धीमे सेडेक्टिव आवाज में बोला, दूध खोल रहा है। सीरत को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो बुद्ध बनकर खड़े हो अक्ष के नीली आंखों को देख पूरी तरह से उसमें खो चुकी थी तो अक्ष उससे दूर हो बोला, इडियट। ये बोल गैस बंद कर, जाते हुए ही कठोरता से बोला, जल्दी लेकर आओ। ये बोल वो हॉल में जा सोफे पर बैठ, अपने दिल पर होंठ रखा। जो कठोर दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़का वो आज जोरों से धड़क रहा था, वो भी उसके लिए जिससे उसे बेइंतहा नफरत होना चाहिए। उसने फिर झट से अपने होंठ को अपने धड़कन के पास से हटा, सिगरेट निकाल, सिगरेट को जला, सिगरेट के कस लेने लगा। तभी सीरत कॉफी ले बाहर अक्ष की तरफ बढ़ा दी तो अक्ष कॉफी अपने दूसरे होंठ में ले कॉफी पीते हुए ही सिगरेट के कस भी लेता जा रहा था। वही सीरत अक्ष से दूरी बना खड़ी हो अक्ष को ऐसा करता देख खुद में ही मिमियाते हुए बोली, इसे सिगरेट के साथ कॉफी पीने में क्या मजा आ रहा है। अक्ष के तेज कानों ने सीरत के बातों को सुन लिया था। वो कॉफी के कप को टेबल कर रख अपने होंठ को आगे बढ़ा, सीरत के होंठ को पकड़ अपने बाहों में खींच लिया। जैसे ही सीरत को अपने नाक पर सिगरेट का धुआं आया तो वो खांसने लगी। खो खो। अक्ष अपने सिगरेट को उससे थोड़ा दूर कर उसके होंठों पर अपने अंगूठी को रब करते हुए पूछा, जानना चाहती हो सिगरेट के साथ कॉफी पीने में क्या मजा आता है? अक्ष जब भी इतना कोल्डली बोलता कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा करता था जिससे उसे तकलीफ मिले। सीरत के होंठ पैर पहले से ही कांपने लगे तो अक्ष सिगरेट को बुझा अपने होंठ सीरत के कांपती होंठों पर रख बड़े प्यार से चूमने लगा। अक्ष के शरीर से आ रहा सिगरेट का महक और उसके मुंह में अभी कॉफी की मिठास। एक पल के लिए सीरत उसके किस में खोसी गई और अक्ष के किस में उसका साथ देने भी लगी। अक्ष फिर उसे खुद से दूर कर उसके चेहरे को देखने लगा। सीरत भी उसके आंखों में देखने लगी। जिन आंखों में कुछ वक्त पहले सीरत को प्यार नजर आ रहा था उन्हीं आंखों में उसे बेइंतहा नफरत नजर आने लगा। सीरत अब और अक्ष के बदलते बर्ताव को सहन नहीं कर सकती थी। वो हिम्मत कर पूछी, क्यों मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अक्ष कोई जवाब ना दे अपने होंठ को उसके बाजू पर मजबूत करने लगा। दर्द के कारण सीरत के आंखों में आंसू भर गया था। अक्ष उसके आंसू को देख उसके होंठ को छोड़ कठोरता से बोला, जाओ यहां से। सीरत बिना अपना जवाब लिए झट से उठ भाग गई। वही अक्ष अपने शरीर को पीछे कर अपने माथे को सोफे पर रख अपने आंखों को बंद कर लिया। 2 घंटे 10 मिनट में ही मोक्ष मुंबई से दिल्ली पहुंच गया। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ मोक्ष प्लेन से उतर कार के अंदर जा बैठ अपने बहन अमानत को कॉल किया। शूटिंग कल से था तो मोक्ष अब दिल्ली आया ही है तो अपनी बहन से न मिले ऐसा हो नहीं सकता। अपने हॉस्टल रूम में अमानत और पलक बैठे अपने एग्जाम का तैयारी कर रही थी। तभी अमानत का फोन बजा तो अमानत अपने फोन को उठा। स्क्रीन पर मोक्ष भाई का नाम देख पलक की तरफ एक्साइटेड होते हुए देख बोली, पलक मोक्ष भैया का कॉल है। ये सुन पलक उसकी तरफ देखने लगी तो अमानत झट से कॉल उठा खुशी से बोल पड़ी, खेलो भैया 15 मिनट में मैं वहां आ रहा, तैयार रहना। ये बोल मोक्ष फोन बिना कुछ सुनने आगे फोन कट कर दिया। वही अमानत खड़ी हो पलक से बोल पड़ी, पलक चल तैयार होते हैं, मोक्ष भैया आ रहे हैं, जरूर कहीं ले जाएंगे। पलक अपने बुक को पढ़ते हुए बोली, अम्मू वो सिर्फ तुझे बोला है, मुझे नहीं। ये बोल वो अपना पढ़ाई करने लगी तो अमानत उसके पास जा उसके हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए बोली, यार चलना, तेरे बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, प्लीज अम्मू मुझे फोर्स मत कर। पलक के बात को सुन अमानत उसके होंठ को छोड़ अपने मोक्ष भाई को कॉल कर दी।
अमानत का कॉल आता देख मोक्ष कॉल उठा लिया तो अमानत बोल पड़ी, भैया। ये सुन पलक अमानत के होंठ से फोन छीनने लगी। अम्मू तू क्या कर रही है? मोक्ष को पलक का आवाज सुनाई दिया तो अमानत से वो पूछ पड़ा, क्या हुआ? तो अमानत पलक को साइड करते हुए किसी तरह बोल पड़ी, पलक नहीं चल रही है तो मैं इसके बिना कैसे आऊं? अमानत के बातों को सुन एक गहरी सांस ले मोक्ष पूछा, वो क्यों नहीं आ रही है? पलक अमानत के होंठ से फोन छीन रही थी। इसी छीना झपटी में फोन स्पीकर पर हो गया तो उससे पलक का आवाज सुनाई दिया, अम्मू उसने तुझे बुलाया है और वैसे भी मुझे फुल स्कॉलरशिप चाहिए तो मुझे बहुत पढ़ना है अभी। तभी मोक्ष बोल पड़ा, अपनी दोस्त से कहो शांति से वो भी आ जाए और वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, एक दिन पढ़ाई नहीं करेगी तो उससे कुछ नहीं होगा। ये बोल मोक्ष कॉल कट कर दिया। वही अमानत मुस्कुराते हुए बोली, अब तो मोक्ष भाई ने खुद ही तुझे चलने को बोला है। पलक अमानत के घूरने लगी तो अमानत मुस्कुराते हुए उसके हाथों को पकड़ अपने साथ खींचते हुए कबर्ड ले पास ले जा कपड़े को देख बोली, तू क्या पहनेगी? पलक सिंपल सा टी शर्ट को जैसे ही निकालने को थी अमानत उसके होंठ को रोक बोली, आज ये सब नहीं अम्मू। चैप्टर 13 कमेंट्स पढ़ना। बोल सुंदर सा भूरे रंग का वन पीस निकाल पलक की तरफ बढ़ा दी तो पलक उस ड्रेस को देख बोली, यार कैजुअली बाहर जाने के लिए वन पीस क्यों पहनना? अमानत अपना पप्पी फेस बना पलक को देखने लगी। अमानत को मना कर पाना पलक के लिए बहुत मुश्किल था। उसने ड्रेस को ले लिया तो अमानत के चेहरे पर मुस्कान छा गया। अमानत ने फिर अपने लिए भी सुंदर सा ड्रेस निकाल लिया। अमानत पलक दोनों ने अपने ड्रेस को पहन लिया। पलक ड्रेस पहन अपने बालों को वन पोनी टेल करने जा रही थी तो अमानत अपने बालों को खुले रख बस उसने क्लिप कर लिया। फिर पलक को भी वन पोनी टेल करने से रोक उसके बालों को भी खुलाकर बस क्लिप कर दी। फिर अपना न्यूड लिपस्टिक उसके तरफ बढ़ा दी तो मजबूरन पलक को लगाना ही पड़ा। दोनों बेहद खूबसूरत लग रही थी पर पलक के आंखों में चश्मा देख अमानत उसके लेंसेस निकाल उसके तरफ बढ़ाई तो पलक साफ मना कर बोली, अम्मू ये नहीं, तेरी सारी बातों को सुननी ना, अब मुझे चश्मा खोल लेंस पहनने को ना बोल। ये सुन अमानत मुंह बना बोली, ठीक है। तभी अमानत का फोन बजा। मोक्ष भाई का कॉल आता देख वो पलक के होंठ को पकड़ बाहर जाते हुए ही कॉल उठा ली, मैं आ चुका हूं। ये बोल मोक्ष ने कॉल कट कर दिया। कॉलेज हॉस्टल के बाहर लग्जरी कार खड़ा होता पास सभी लड़की कार को तरफ देखने लगी। वही कार के अंदर बैठा मोक्ष अपने चेहरे पर काले रंग का चश्मा और काले रंग का मास्क से अपना चेहरा ढका हुआ था ताकि कोई उसे देख पहचान ना ले और उसने अपने कार के शीशे को थोड़ा नीचे कर बाहर की तरफ देखता हुआ दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। वही सभी उस लग्जरी कार को देख सोचने लगी, आखिर ये किसका कार है और गर्ल्स हॉस्टल के गेट के पास क्यों खड़ा है। तभी हॉस्टल के अंदर वार्डन से अपने भाई के साथ जाने का बोल अमानत और पलक दोनों हॉस्टल से बाहर निकल कार की तरफ जाने लगी। मोक्ष का नजर सिर झुकाए हुए आती पलक पर जा टिक गया। वो उसे गौर से देखने लगा। वो दोनों कार के थोड़ा दूरी पर ही थी तभी उन दोनों के सामने बाइक रुका। बॉय हॉस्टल भी सामने ही था। बाइक में बैठा अनुज अपने हेलमेट को निकाल पलक की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो पलक। पलक ने कोई जवाब नहीं दिया। वही मोक्ष का कार सामने ही था। उसे उस लड़के का पूरा बात सुनाई दे रहा था। उसके बातों को सुन उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। पलक अनुज के बातों को इग्नोर करते हुए साइड से जाने को थी तभी अनुज पूछ पड़ा, तुम अभी कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी अमानत बोल, बड़ी जरूरत नहीं है, हमारे भैया आए हुए हैं। ये बोल अमानत और पलक जाने लगे तो अनुज झट से बाइक से उतर उसके होंठ को पकड़ लिया। ये देखकर मोक्ष अपने आंखों से चश्मे को हटा अपने लाल खतरनाक खा जाने वाले नजर से उस लड़के को घूर कर देखते हुए कार से उतरने को ही था तभी माया बोल पड़ी, सर पब्लिकली आपको कोई पहचान लिया तो मुसीबत हो सकता है। अनुज अपने जेब से छोटा सा बॉक्स निकाल उसके होंठ में रख बोला, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, जल्दी नहीं है तुम अच्छे से आज सोच लो और अगर जवाब हाँ हुआ तो कल ये पेंडेंट पहन कर आ जाना। ये बोल अनुज उसका होंठ छोड़ अपने बाइक में जा बैठ बाइक को स्टार्ट कर चला गया। वही पलक उस बॉक्स को देखी फिर अपने होंठ में ही पकड़े आगे अमानत के साथ बढ़ कार के पास जा आगे का दरवाजा खोली तो देखी पहले से ही वहां कोई लड़की बैठी है। लड़की पलक को देख मुस्कुरा दी। वही अमानत पीछे का दरवाजा खोल पलक से बोल पड़ी, अरे यार पीछे आ जा, तीन कोई आराम से बैठ जाएंगे। ये बोल अमानत अंदर चल गई।
वही पलक पीछे जा अंदर जाने से पहले मोक्ष को देखी उसकी आंखें लाल थी। ये देख पलक समझ चुकी थी कि मोक्ष अभी गुस्से में है, तो वो बस अपने नजरों को फेर अंदर जा बैठ गई। अब भी पलक ने उस बॉक्स को पकड़ रखा था। ये देख मोक्ष अपने आंखों में चश्मा डाल बोल पड़ा, कौन था वो लड़का? पलक ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर मान्यता झट से बोल पड़ी, कॉलेज में सभी लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग, कॉलेज का हंक जो पलक के पीछे पड़ा है पागल की तरह, पर पलक है कि उससे बात तक नहीं करती है। ये सुन मोक्ष एक कोल्ड मुस्कान के साथ फिर पलक का बेइज्जती करने के टोन में बोला, कॉलेज हंक है और इतना बेकार टेस्ट उसका। हालांकि मोक्ष किसी लड़की को भाव नहीं देता, पार कभी किसी को ऐसे रिप्लाई भी नहीं करता। ये देख माया पीछे मुड़ मोक्ष को देखने लगी। वही पलक उस बॉक्स को अपने पर्स में रख अपना फोन के साथ साथ हेडफोन निकाल अपने कान में लगा म्यूजिक सुनने लगी। मोक्ष के ऐसे कहने पर पलक ने तो इग्नोर कर दिया, पर को अपने भाई पर गुस्सा आने लगा। उसे बहुत बुरा लगता जब वो पलक का बेइज्जती करता, तो पर जब उसने देखा आज पलक के चेहरे पर बिल्कुल भी उदासी नहीं छाया बल्कि वो मोक्ष के बातों को इग्नोर कर रही है, तो ये देख अमानत मुस्कुराते हुए बोली, बेकार टेस्ट? फिर तो भैया मुझे लगता है आपको सही टेस्ट का समझ नहीं है। अपनी बहन का बात सुन मोक्ष अपने चश्मे को अपने आंखों से हटा घूर कर देखा तो अमानत बस मुस्कुरा दी। तो मोक्ष का नजर तभी पलक पर गया, जो सभी बातों को इग्नोर कर खिड़की से बाहर देखते हुए म्यूजिक सुन रही थी। ये देख मोक्ष गुस्से में अपने होंठ का मुट्ठी बना लिया। वही माया मोक्ष को इतने गुस्से में देख अपने चेहरे को आगे मोड़ ली। शाम के 7 बज चुके थे। अक्ष अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा हो स्मोक कर रहा था। तभी उसका फोन बजा, उसने कॉल उठा लिया। कॉल के दूसरे साइड का बात सुन उसका आंख कठोर हो गया। वो गुस्से में अपने होंठ का मुट्ठी बांध बोला, कल तक किसी भी हाल में मुझे वो जमीन चाहिए, इसके लिए जो करना पड़े वो करो। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ तो अक्ष फोन रख बोला, अंदर आ जाओ। डरी सहमी सीरत अपने कांपते होंठ से दरवाजा खोल कमरे के अंदर अपने धीमे कदमों से आने लगी। अक्ष सिगरेट बुझा सेल्फ से वाइन निकाल सोफे पर बैठ अपने ग्लास में वाइन धार एलिगेंट तरीके से उसे घुमाते हुए किंग की तरह पीने लगा। सीरत उसके पास जा खड़ी हो गई तो अक्ष अपने कठोर आवाज में पूछा, खड़ी क्यों हो? जो बोलना वो जल्दी बोलो। सीरत डरते हुए धीरे से बोली, कल कॉलेज में लास्ट डेट है फीस सबमिट करने का, अभी अभी मैंने ग्रुप मैसेज देखा। एक गहरी सांस लेते हुए अक्ष अपने कठोर नजरों से उसे देखते हुए बोला, कॉलेज फीस का डील तो हुआ ही नहीं था। सीरत अपने चेहरे को झुकाए बोली, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? ये बात सुन अक्ष को बहुत गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में खड़ा हो सीरत के पास जाने लगा तो डर से सीरत अपने कदम पीछे करने लगी। तभी दीवार से जा टकराए तो अक्ष एक होंठ दीवार पर और दूसरा होंठ उसके जबड़े पर रख दबाते हुए बोला, तुम सच में बहुत चिप लड़की हो। अक्ष के मुंह से ये सुन सीरत की आंखें नम हो गई, पर उसने अपने आंसुओं को बहने से रोके रही। वही कार बड़े से मॉल के पास रुका। अमानत को शॉपिंग करना पसंद था, इसलिए मोक्ष उसे शॉपिंग मॉल लेकर आया था। तीनों के साथ माया भी कार से उतर गई। चारों फिर मॉल के अंदर चले गए। पलक मॉल में बस सामान को देखे जा रही थी, वही अमानत अपने आई न्यू ड्रेसेस देख रही थी। मॉल में सामान देखते वक्त पलक का नजर सुंदर से ब्रेसलेट पर पड़ा। वो वहां जा उस ब्रेसलेट को देख प्राइस टैग पर प्राइस देखी तो वो जाने लगी। तभी मोक्ष उसके पास जा उसके कमर को पकड़ उसके कानों में अपने सिफेक्टिव आवाज में पूछा, अगर तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। पलक अपने आप को छुड़ा बोली, नो थैंक्स। ये बोल पलक अमानत के पास चली गई। वही माया के चेहरे पर हंसी आ गया। पहली बार कोई लड़की मोक्ष को ऐसे ट्रीट कर रही थी। तभी मोक्ष अपने मन में ही बोला, इसे हो क्या गया है? हमेशा तो मेरे पीछे बड़ी रहती थी, भले मैं इसका बेजाती ही क्यों करूं। मॉल में अमानत का शॉपिंग जारी ही था, तभी पलक के खाली होंठ को देख अमानत पूछ पड़ी, तू कुछ क्यों नहीं ले रही है? अमानत के बातों को सुन पलक बोल पड़ी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये सुन मोक्ष कोल्ड मुस्कान अपने होंठों पर टिकाए बोल पड़ा, पसंद नहीं या पैसे नहीं है? मोक्ष के बातों को सुन पलक उसके तरफ देख बोली, सही कहा आपने, पैसे भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। जब जरूरत ही नहीं तो फिर पसंद और नापसंद की तो बात ही नहीं आती। ये बोल बस अमानत की तरफ देखते हुए उसे बोली, जल्दी कर अम्मू, देर हुआ तो हॉस्टल गेट बंद हो जाएगा। ये सुन मोक्ष बोल पड़ा, अम्मू तुझे जो जो चाहिए आराम से तू ले, फिर हम सब डिनर के लिए चले गए और अगर गेट बंद भी हो गया तो क्या हुआ, मैं हूं ना।
दोनों के बात पर होते युद्ध को माया बहुत एंजॉय कर रही थी। वही सीरत अपने बड़े बड़े आंखों से अक्ष को देख बोली, चिप, सही कहा आपने, पर फिर भी आप इस चिप लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, आपको नहीं लगता सर हमसे ज्यादा चिप फिर आप हुए? सीरत के इस बात को सुन अक्ष गुस्से में उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिससे सीरत सुन पड़ गई और उसके गाल पर अक्ष के अंगूठी से खरोंचा खून बहने लगा। पर सीरत फिर भी अक्ष की तरफ देख एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, कमजोर बेबस इंसान के साथ सिर्फ बुरा करना ही आपको आता है। ये बोल सीरत अक्ष को खुद से दूर धकेल कमरे से बाहर चली गई। वही सीरत के बाहर जाते ही जिस होंठ से सीरत को थप्पड़ मारा तो अक्ष उस होंठ को दीवार पर दे कस के दे मारा। मान्यता का शॉपिंग खत्म हुआ तो सभी मॉल से बाहर जाने लगी। तभी मोक्ष रुक बोला, तुम सब जाओ मैं आता हूं। तीनों फिर बाहर चली गई तो मोक्ष ज्वेलरी साइड जा डायमंड का ब्रेसलेट जिसे पलक देख रही थी उससे जा खरीद लिया। फिर उस ब्रेसलेट को ले बाहर जाने के बाद डब्बे को साइड के डस्टबिन में फेंक ब्रेसलेट अपने जेब में डाल लिया। फिर कार की तरफ गया और जिस तरफ पलक बैठी थी उस तरफ का दरवाजा खोल उसे देखा तो पलक कार से उतरने वाली थी दूसरे तरफ जाने के लिए। पर तभी मोक्ष कोल्डली बोल पड़ा, खींच को भी अब मुझे भी बैठना है। ये सुन पलक खिसक गई। दोनों की केमिस्ट्री देख माया अपने मन में ही बोली, ये लड़की शांत है, पर सर ने कहा था जो लड़की उनके जिंदगी में आएगी वो बहुत खूबसूरत होगी, पर ये तो एवरेज है। पर दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट लगते हैं। अपने मन में ही ये सब कह माया के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वही मोक्ष कार के अंदर जा बैठ एक बार अपने जेब में होंठ डाल ब्रेसलेट को निकाल पलक को देना चाहा, पर फिर अपने होंठ को जेब से बाहर निकाल ब्रेसलेट जेब में ही रहने दिया। पलक आज मोक्ष के बगल में बैठने के बावजूद अपने फोन स्क्रीन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल किए जा रही थी। उसके आईडी को देख मोक्ष बोल पड़ा, ये तुम्हारा है। तभी पलक को याद आया उसने इस ईद से हाल ही में मोक्ष के नए फोटो अपडेट पर कमेंट की था, आपको देखते ही ये धड़कने मेरी बस में रहती नहीं है, आप तो मेरे सपनों के शहजादे हो, आई लव यू मोक्ष लिखा था। और इसके अलावा भी मोक्ष के हर फोटो पर कोई ना कोई डायलॉग के साथ कमेंट और आई लव यू जरूरत लिखा होता था। ये याद करते ही पलक झट से अपने इंस्टा को बंद कर फोन अंदर रख कोई जवाब नहीं दी तो मोक्ष बोल पड़ा, तुम्हें पता है अम्मू, एक फेक इंस्टा ईद से मेरे फोटोज पर हमेशा उसका लव कमेंट्स आते रहता है, क्या नाम है माया उसका, क्यूट प्रिंसेस सैयद, जरा उसका कमेंट पढ़कर सुनना। तो पलक अपनी नजरें झुका ली। वही माया बोल पड़ी, ओह वो क्यूट प्रिंसेस जिसका कमेंट सबसे पहले आता है। मोक्ष ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। वही बेचारी पलक का चेहरा लाल हो चुका था, वो बैठे बैठे पानी पानी हुए जा रही थी। उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि उसके कमेंट को मोक्ष देखता भी होगा। तभी माया जो उसके सभी सोशल मीडिया को हैंडल करती थी, उसके मोक्ष के इंस्टा ईद को खोलकर बीच के किसी एक पिक में जा उसका मैसेज ढूंढ पड़ी, कितनी खूबसूरत है आंखें आपकी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी, इस जिंदगी में हमें और क्या चाहिए, अगर आई लव यू मेरे सुपरस्टार। ये पढ़ने के बाद माया मुस्कुराते हुए बोली, इसके बाद ढेर सारा किस्से दिया है उसने मोक्ष सर को। ये बोलने के बाद दूसरा कमेंट खोल माया पढ़ने को हुई, ये रातें आपके बिना दुश्वार सी है। इसे आगे माया पढ़ने जा रही थी तभी पलक बोल पड़ी, आप ऐसे कैसी किसी के कमेंट्स को पढ़ उसके फीलिंग्स का मजाक उड़ा सकते हैं। ये सुन मोक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें बुरा लग रहा है, क्यों? तभी कार रुका तो अमानत बोल पड़ी, रेस्टोरेंट आ गया, मुझे बहुत जोरों का भूख लगा है, पहले खा लेते फिर ये सब डिस्कशन करते हैं। चैप्टर 14 का बाड़ा। ये बोल अमानत झट से नीचे उतर गई तो माया भी नीचे उतर गई। तभी मोक्ष बोल पड़ा, इतनी वाहियात कमेंट्स करना बंद करो। ये सुन पलक बोल पड़ी, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी अब आप मुझे पसंद नहीं हो। ये बोल पलक कार से उतर गई तो वही मोक्ष को बहुत गुस्सा आने लगा जब वो उसे ये बोली कि अब वो उसे पसंद नहीं करती है। सभी फिर रेस्टोरेंट के अंदर जा डिनर कर लिए। जब चारों रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो पलक ने देखा रात का 10 बज चुका है, अब तक हॉस्टल गेट बंद हो चुका होगा। पलक के चेहरे का हवाया उड़ा देख मोक्ष बोल पड़ा, मैंने तुम दोनों के लिए रूम बुक करवा दिया है। सभी फिर कार में जा बैठ होटल चले गए। होटल जाने के बाद कमरे का चाबी ले सभी अपने रूम की तरफ बढ़ने लगे। पलक का रूम मोक्ष के सामने था। जब पलक अपने कमरे में जा रही थी तो मोक्ष उसके होंठ को पकड़ दीवार पर उसे धक्का दे उसके होंठों को सेडिक्टिवली फेरते हुए बोला, मुझे अब पसंद नहीं करती हो तो किसे करती हो? उस लड़के को
पलक ने कोई जवाब नहीं दिया तो मोक्ष उसके होंठों के करीब जा उसके कोमल होंठों पर अपने होंठ को रख प्यार से चूमने लगा। मोक्ष के किस से पलक को एक पल के लिए सुन पड़ गई। मोक्ष उसके होंठों को चूमने के बाद उससे दूर हो बोला, बहुत अच्छी बात है, मुझे पसंद नहीं करती हो तो। ये बोल मोक्ष अपने कमरे में चला गया पर पलक तो सुन पड़ चुकी थी। उसका चेहरा भी लाल हो चुका था। वो भी अपने होश में आ जल्दी से अपने रूम के अंदर चली गई। सीरत शीशे में अपने चेहरे को देख अपने चेहरे को छू बोली, बहुत बुरे हो आप। सीरत को आपसे प्यार हो रहा था पर आप बहुत बुरे हो। सीरार को अब आपसे कभी प्यार नहीं होगा। ये बोल वो बिस्तर पर जा लेट फुट फुट कर रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें लग गई। रात 12 बजे कमरे का दरवाजा खुला। नशे में चूर अक्ष कमरे के अंदर जा सीरत के चेहरे पर अपना होंठ फेरा पर एक गहरी सांस ले अक्ष उसके करीब जैसे ही गया, सीरत नींद में ही बोल पड़ी, डैडी आपके अलावा मेरे साथ कोई अच्छा नहीं है। ये सुनते ही अक्ष की आंखें गुस्से में लाल हो गया। वो जब जब सीरत के लिए सॉफ्ट होता तब तब उसके मुंह से उसके पिता के बारे में सुन उसका गुस्सा नफरत सीरत के प्रति सॉफ्ट नहीं होने देता। अक्ष गुस्से में सामने जग में रखे पानी को उठा सीरत के चेहरे पर दे मारा, जिससे सीरत हिचक कर उठ अपनी आंखें खोल बड़ी बड़ी कर अक्ष के तरफ देखने लगी तो अक्ष उसके गाल को कसके पकड़ बोला, सही कहा तुमने। ये बोल उसके होंठों पर अपने होंठ रख दांतों से उसके नर्म होंठों को काटते हुए चूमने लगा। सीरत अक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी पर अपने 1000 कोशिशों के बाद भी अक्ष को खुद से दूर नहीं कर पाए। आखिर में अक्ष उसके साथ जो करना चाहता था उसे करने दी। अक्ष जानवरों की तरह उसके होंठों को किस करते हुए उसके जितना तकलीफ दे सकता था उतना तकलीफ देने लगा। सीरत के आंखों से आंसू निकल गया पर इससे अक्ष को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। पूरे 2 घंटे बाद अक्ष उससे दूर हो सीरत को उसी हालत में छोड़ कमरे से बाहर चला गया। सीरत ने कभी नहीं सोचा था उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ खड़ी हो जाएगी। धीरे धीरे कर ये रात बीतने लगा। जब सुबह की किरण सीरत के न्यूड जिस्म को छुआ तो उसकी आंखें जा खुली और जैसे ही वो उठी उसका पूरा शरीर दर्द से करहा उठा। फिर भी वो उठ बाथरूम में जा सवार के पास खड़ी हो अपने जिस्म को कसके रगड़ने लगी। अक्ष का छूवन से सीरत को नफरत होने लगा था। वो अपने शरीर को रगड़ते रगड़ते लाल कर चुकी थी। तभी बाथरूम का दरवाजा नॉक हुआ तो सीरत सवार बंद कर अपने उदासी से भरे आवाज में पूछी, कौन है। तभी एक नौकरानी बोल पड़ी, मैं हूं, सर ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है। ये बोल सीरत अपने जिस्म को तौलिए से लपेट बाहर आ कपड़ा पहन भीगे बालों को बिना सुखाए बाहर चली गई तो देखा अक्ष हॉल में ही किसी राजा की तरह बैठा सिगरेट के कस लिए जा रहा है। सीरत उसके पास जा अपने सिर को झुकाए खड़ी हो गई तो अक्ष सिगरेट के कस लेते हुए ही भावहीन तरीके से बोला, मैं लेट हो रहा हूं, मेरा नाश्ता क्यों नहीं तैयार हुआ अब तक। सच में इस ईशान के अंदर दिल नहीं है। अपने मन में ये कह वो बिना कुछ कही किचन की तरफ जाने लगी तो अक्ष उसके होंठ को पकड़ अपने बाहों में खींच उसके भीगे बालों को छूते हुए बोला, लगता है कल रात का पनिशमेंट भूल गई तुम, या फिर तुम्हें मजा आने लगा है। सीरत गुस्से में अपने होंठ के मुट्ठी को बांध ली तो अक्ष उसके रिएक्शन को देख कोल्ड मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे कॉलेज का फीस सबमिट हो गया है और तुम्हारा कॉलेज ड्रेस आता ही होगा। सीरत हैरानी से अक्ष की तरफ देखी तो अक्ष उसके जख्मी होंठों पर अपने होंठ को फेरता हुआ बोला, पर कॉलेज से सीधा आना और रात का खाना मुझे तुम्हारे होंठ का चाहिए। अगर किसी का भी तुमने हेल्प लिया तो तुम्हारे साथ कल से भी बुरा होगा। ये सुनते ही सीरत के आंखों में निराशा भर गया। ठीक है सर। वही होटल के कमरे से जैसे ही पलक बाहर निकली उसी वक्त मोक्ष भी अपने कमरे से बाहर निकला पर मोक्ष उसे इग्नोर करके हुए जाने लगा। पलक उसके निर्मल बिहेवियर को देख अपने मन में ही बोली, क्या वो किस मोक्ष के लिए बस मजाक था। खुद में ही ये कह पलक भी बाहर जाने लगी। फिर पलक अमानत दोनों बाहर खड़ी हुई तो मोक्ष किसी से कह दोनों को कॉलेज छोड़ देने के लिए कह खुद शूटिंग पर चला गया। सीरत का कॉलेज ड्रेस आ चुका था। सीरत अपने ड्रेस को पहन कॉलेज जाने के लिए निकल गई पर उसके पास तो ऑटो के लिए भी पैसे नहीं बचे थे तो वो पैदल जाने लगी। तभी उसके सामने कार जा रुका और रोबिन कार के शीशे को नीचे कर कोल्डली ही कहा, बॉस ने तुम्हें कॉलेज छोड़ने को कहा है। ये सुन सीरत कार के अंदर जा बैठ गई तो रोबिन उसे कॉलेज ले जाने लगा। तभी सीरत रोबिन की तरफ देख पूछी, आपसे एक सवाल कर सकती हूँ। रोबिन अपने कोल्ड नजरों से उसे देखा। तभी सीरत अपने मन में ही सोची, आखिर क्यों यहाँ के सभी लोग हमसे नफरत से पेश आते हैं, क्या किया है उसने।
सीरत को समझ आ गया वो कोई सवाल नहीं कर सकती है, तो वो शांत हो बैठ गई। कॉलेज आ चुका था तो सीरत थैंक यू बोल कार से उतर कॉलेज के अंदर जाने लगी। तभी उसे गेट के पास कुहू मिली। सीरत को इतने दिन के बाद कॉलेज आता देख कुहू खुशी से उसे गले से लगा, बोली कैसी है तू, और अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पहले तो बंद बता रहा था, फिर तू कॉल ही नहीं उठा रही थी। सीरत कुछ ना बोल शांति से ही खड़ी रही तो कुहू उससे दूर हो उसके तरफ देखी। तभी उसके गर्दन पर कुहू को लव बाइट्स दिखाई। ये देख कुहू हैरानी से उसे देख पूछी, ये क्या है? तू किसी के साथ इंटीमेट हुई है क्या? तभी सीरत उदासी से जवाब दी, हाँ, अपने डेट को बचाने के लिए मुझे खुद को बेचना पड़ा। ये बोल उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। वो रोते हुए ही बोली, वो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कुहू, पर फिर भी मुझे उससे प्यार होने लगा है। ये सुन कुहू अपनी दोस्त के आंखों से बहते आंसू को पोंछ पूछी, वो कौन है? अक्ष राय चंद्र। ये नाम सुनते ही कुहू हैरान हो गई। कुहू कुछ बोलने ही जा रही थी तभी क्लास की घंटी बज गई तो कुहू उसके आंसू पोंछ बोली, क्लास के बाद बात करते हैं। कुहू का ये बात सुन सीरत निराश से बोल पड़ी, नहीं यार, अक्ष ने मुझे कॉलेज के बाद सीधा घर आने को कहे हैं, और हाँ कुहू ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सीरत कुहू को बिना कोई डर के सारे बात को बता दिया करती थी। कुहू भी ऐसी ही थी। वो सीरत के चेहरे पर अपने होंठ को रख प्यार से बोली, तू फिक्र मत कर। फिर दोनों अपने अपने क्लास जाने लगे। सभी को सीरत के फैमिली कंडीशन के बारे में पता चल चुका था तो सभी सीरत को ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे वो कोई कबाड़ा हो। यहाँ तक कि वो क्रिश भी अब सीरत को भाव देना बंद कर दिया। सीरत लास्ट बेंच में जा अपने बुक को खोल बैठ गई। वही मोक्ष शूटिंग से ब्रेक मिलने के बाद अपने फोन को ले पलक के इंस्टा आईडी को देखने लगा। उसके इंस्टा आईडी पर सिर्फ मोक्ष का ही तस्वीर डला गया था। ये देख मोक्ष बोल खुद में ही बोल पड़ा, इडियट लड़की। वही क्लास के दौरान पलक प्रोफेसर के लेक्चर को सुनने की जगह अब तक मोक्ष के दिए किसको ही याद कर रही थी। पलक को ऐसा खोया हुआ देख अमानत उसे हिलाते हुए बोली, यार प्रोफेसर तेरा नाम ले रहे हैं। ये सुन पलक झट से खड़ी हो गई तो प्रोफेसर उससे पूछ पड़े, मैं क्या बता रहा हूं? पलक अपने सिर को झुका बस खड़ी रही। पूरा क्लास हैरान रह गया क्योंकि ये पहली बार था जब पलक का ध्यान क्लास पर नहीं था। पलक ने ऐसा पहली बार किया था इसलिए उसे वार्निंग दे बस बैठने को बोल दिए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। दोपहर के 1 बज चुके थे। आरजू का क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था तो वो और उसकी दोस्त रेशमा आगे की क्लास से बंक मार ली। दोनों कॉलेज से बाहर चली गई। फिर आरजू रेशमा के स्कूटी को चलाने के लिए बैठ गई और रेशमा उसके पीछे। आरजू आराम से ही चलाते हुए जा रही थी। कुछ दूरी जाने के बाद अपोजिट साइड से आता कार उसके स्कूटी को ठोक दिया जिस कारण आरजू और रेशमा दोनों ही रास्ते में स्कूटी के साथ गिर गई। तभी कार से अपने डैशिंग अपीयरेंस के साथ सिद्धार्थ निकल आरजू के पास जा अपने होंठ को आगे बढ़ाया। उसके स्कूटी को ठोकने वाला सिद्धार्थ है। ये देख आरजू उसे गुस्से में घूर उसके होंठ को झटक खुद ही खड़ी हो गई। वही आरजू की दोस्त रेशमा सिद्धार्थ को अपनी चमकती आंखों से एकटक देखते ही रह गई। सिद्धार्थ ने तो रेशमा की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, बस आरजू को देखते हुए पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं आई है ना? आरजू उसे गुस्से में बोल पड़ी, पूरा रास्ता अपनी जागीर समझे हो क्या, जिससे मन उसे थोप दिया। फिर पूछते हो चोट तो नहीं आई है ना? गुस्से में अपने बात को बोलने के बाद अपनी दोस्त को उठाने में हेल्प कर स्कूटी को उठाने लगी। तभी सिद्धार्थ उसके स्कूटी को उठाने में हेल्प कर बोला, सॉरी थोड़ा जल्दी में था। पहली बार आरजू ने सिद्धार्थ को इतना अच्छे से बर्ताव करते हुए देखा था। सिद्धार्थ फिर अपने कार में जा बैठ निकल गया। वही आरजू अपनी दोस्त के साथ स्कूटी में बैठ गई। तभी उसकी दोस्त बोल पड़ी, यार ये तो सिद्धार्थ मोदी था, मैंने पहली बार इसे लाइव देखा है। आरजू कुछ ना बोल स्कूटी स्टार्ट कर दी। वही मैक्सिको का पूरा मामला ठीक करने के बाद नकुल इंडिया आने के लिए निकल गया। आज रात मुंबई में इवान का लाइव कॉन्सर्ट होने वाला था। कॉलेज में सभी इवान के होने वाले कॉन्सर्ट के बारे में बात करने लगे। सीरत को भी इवान के गाने बहुत पसंद थे। जब उसने इवान के लाइव कॉन्सर्ट के बारे में सुनना तो उसका दिल भी जाने को करने लगा, पर अक्ष के रहते वो कैसे जा सकती। 2 घंटे बाद कॉलेज खत्म हो गया तो सीरत अपना बैग ले क्लास से निकल जाने लगी। वो कॉलेज गेट के पास पहुंची ही थी कि तभी उसे माहिर दिखा, पर वो इग्नोर कर जा रही थी। वही माहिर जब सीरत के देखा तो उसे वो दिन याद आ गया और उसके पास जा उसे रोकते हुए पूछा, रुको।
माहिर के आवाज को सुन सीरत रुक गई तो माहिर उसके पास जा पूछा, अब तो तुम्हारे साथ कोई रैगिंग नहीं करता ना? सीरत अपने मन में ही बोली, आज ही तो कॉलेज आई हूं। ये बोल अपने सिर को ना में हिला दी। तभी उसके सामने कार आ खड़ा हुआ। वो कार के अंदर जाने वाली थी पर तभी माहिर पूछ पड़ा, तुम्हारा नाम क्या है? चैप्टर 15 तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत क्यों करता? सीरत कपाड़िया अपने नाम को बताने के बाद अपने चेहरे पर मुस्कान ला अपने होंठ को बाएं में हिला कार के अंदर जा बैठ गई। सीरत के कार में बैठने के बाद माहिर मुस्कुराते हुए उसका नाम लिया, सीरत कपाड़िया। ये बोल वो भी अपने बाइक को ले निकल गया। कुछ वक्त के बाद सीरत मेंशन पहुंच गई थी। वो अपने कमरे में जाने लगी तभी किसी आदमी से जा टकराई। 6.3 की हाइट, काली गहरी आंखें, पतला होंठ, परफेक्ट चेहरा, दिखने में वो बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहा था। सीरत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी तो नकुल उसे देख पूछ पड़ा, कौन हो तुम? सीरत अपने नाम को बताती इससे पहले ही रूहानी आज झट से बोल पड़ी, नई मेड है ये। रूहानी नहीं चाहती थी नकुल को पता चले कि ये लड़की वरुण कपाड़िया की बेटी है, नहीं तो नकुल सीरत को छोड़ेगा नहीं, वो उसका जिंदगी और भी अधिक हेल बना देगा। नकुल ने फिर सीरत के कुछ नहीं कह बस रूहानी की तरफ देख पूछा, आज तुम कॉलेज नहीं गई थी क्या? तभी रूहानी अपने सिर को झुकाए ही अपने उंगली को एक दूसरे में फंसा जवाब दे दी, मुझे मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। रूहानी का चेहरा देख उसकी तरफ देख पूछा, अपने कोल्ड स्वाह में ही पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? रूहानी ने कुछ ना कह बस अपने उंगलियों को एक दूसरे में फंसाने लगी। उन दोनों के बीच का केमिस्ट्री देख सीरत सोची, क्या दोनों कपल है? पर ये आदमी जितना अच्छा दिखता है उससे कई गुना अधिक खड़ूस है, बिल्कुल अक्ष की तरह। ये सोच वो अपने मन में ही झट से बोल पड़ी, क्या ये अक्ष का भाई है? हो सकता है, अक्ष के जितना तो नहीं बोल सकती पर यह भी बहुत खड़ूस होगा। रूहानी कुछ नहीं कह रही थी तो नकुल सीरत की तरफ देख सख्ती से बोला, यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाकर अपना काम करो। सीरत झट से जाने लगी तो नकुल रूहानी की तरफ देख बोला, कितनी बार कहा है ऑयली खाना मत खाया करो पर तुम हो कि सुनती ही नहीं हो गया ना फिर से पेट दर्द। रूहानी को डांटने के बाद नकुल वहां से चला गया। तभी रूहानी धीरे से बोल पड़ी, बस डांटता रहता है, कभी प्यार से बोल देगा तो इसका क्या जाएगा, खड़ूस कहीं का। ये बोल रूहानी अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसे याद आया आज इवान का कॉन्सर्ट है तो जल्दी से नकुल के कमरे के पास जा दरवाजा थकाई तो नकुल अपने कोल्ड कुरुल आवाज में ही बोला, अंदर आ जाओ। रूहानी अंदर जा नकुल के सामने खड़ी हो गई तो नकुल उसे खड़ा देख पूछ पड़ा, क्या कहना है? ये सुन रूहानी झट से बोल पड़ी, आज इवान का कॉन्सर्ट है। अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए ही नकुल बोला, तो मुझे जाना है। ये बोल उम्मीद भरे नजरों से रूहानी नकुल को देखने लगी तो नकुल अपने लैपटॉप पर ही नजर टिकाए हुए बोला, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है ना, अगली बार चले जाना। ये सुन रूहानी वही रोंदू जैसा मुंह बना खड़ी हो गई तो नकुल अपना लैपटॉप बंद कर लैपटॉप को साइड में कर रूहानी के होंठ को पकड़ अपने बाहों में खींच लिया। नकुल के बाहों में जाते ही रूहानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। नकुल को उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। रूहानी अपने धीमे सहमे आवाज में पूछी, ये क्या कर रहे हो? ये सुन नकुल उसके होंठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए उसके सवाल को इग्नोर करते हुए पूछा, तुम इवान के कॉन्सर्ट में क्यों जाना चाहती हो? क्या वो तुम्हें पसंद है? नकुल के सवाल को सुन रूहानी उसे बिना देखे ही अपने आंखों को नीचे रखे जवाब दी, मुझे उसके गाने पसंद है और वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा है। और मैं अच्छा नहीं हूं तुम्हारे साथ? नकुल के सवाल को सुन रूहानी अपने नजरों को ऊपर कर उसके आंखों में देखने लगी। नकुल उसके करीब जाता हुआ सेडिक्टिवली बोला, जवाब दो। नकुल उसके होंठों के करीब आ रहा था तो रूहानी की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि नकुल को भी साफ साफ सुनाई देने लगा, साथ ही उसके शब्द भी मुंह से नहीं निकल पा रहे थे। रूहानी को कुछ ना कहता देख नकुल सेडिक्टिवली उसके होंठों पर अपने अंगूठे को फेरते हुए बोला, तुम सिर्फ मुझे पसंद कर सकती हो। ये बोल उसके होंठों पर अपने होंठ रख प्यार से चूमने लगा। रूहानी का तो पूरा शरीर ही सुन पड़ चुका था नकुल के ऐसे किस करने से। कुछ देर तक उसे पैशनेटली किस करने के बाद उससे दूर हो उसके लाल हुए चेहरे को देखने लगा। रूहानी झट से उसके गोद से उठने को थी पर नकुल उसे कसके पकड़ बोला, कहाँ जा रही हो?
रूहानी के आंखों से आंसू गिरने लगा तो नकुल झट से बोल पड़ा, सॉरी रूहानी, बस मुझे अच्छा नहीं लगता तुम मेरे सामने इवान का तारीफ करती तो। रूहानी के आंसू बांस हो गए, वो नकुल के आंखों में देख पूछी, पर क्यों नकुल, क्यों अच्छा नहीं लगता तुम्हें? नकुल के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो अपने नजरों को बस फेर लिया तो रूहानी गुस्से में उठ जाने लगी। इस बार नकुल ने उसे नहीं रोका। रूहानी अपने कमरे में जा दरवाजे को बंद कर रोते हुए बोलने लगी, क्यों नकुल, क्यों मेरे फीलिंग्स के साथ खेलते रहते हो? ये बोल वो जमीन पर ही बैठ फुट फुट कर राव जा रही थी। सीरत जल्दी से किचन जा रात के खाने को बनाने के लिए यूट्यूब का हेल्प लेने लगी। किसी तरह रात का खाना पूरे 3 घंटे में तैयार कर ली। तभी उसका फोन बजा तो फोन निकाल कुहू का कॉल आता देख कॉल उठा, बोली, हेलो सीरत, मेरे पास कॉन्सर्ट का 2 टिकट है, किसी तरह अक्ष को मना कॉन्सर्ट के, मैं आ जा। कुहू के बातों को सुन सीरत बोल पड़ी, ठीक है कुहू। फिर कॉल कट हो गया। रात के 9 बज गए। कॉन्सर्ट 10 बजे का था। अक्ष कंपनी से लौट चुका था। सीरत डाइनिंग टेबल पर खाना ले जा रख दी। तभी खाने के लिए अक्ष, नकुल, रूहानी तीनों नीचे आ गए। नकुल रूहानी एक दूसरे के तरफ देखे भी नहीं, तभी तीनों का ध्यान सीरत के बेकार हालत पर गया। उसके चेहरे में आटा मसाला लगा था, साथ ही उसके बालों में भी। नकुल सीरत को नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हुए अपने भाई से बोला, भैया आप किस इडियट को मेड क्यों रखे हो? सीरत ने सुन लिया था, वो गुस्से में अपने होंठ के मुट्ठी को बांध ली, पर बेचारी कुछ बोल तो सकती नहीं थी। तीनों डाइनिंग टेबल पर जा बैठ गए। सीरत फिर खाना लगाना शुरू कर दी। पहले उसने सब्जी देना शुरू किया। सब्जी में बहुत पानी डला हुआ था, साथ ही जला हुआ भी नजर आ रहा था, जिसे देख साफ पता चल रहा था सब्जी खाने लायक नहीं होगा। उसके बाद सीरत मीठे में खीर बनाई थी। खीर दिखने में ठीक ही ठाक था, पर खाने के बाद ही बताया जा सकता था। उसके बाद बारी आई पराठे देने की। सारे पराठे के आधे हिस्से जले हुए थे। कुल मिलाकर पूरा खाना बेकार दिख रहा था। अब देख बेकार रहा है तो खाने में क्या स्वाद आएगा, वो खाने को देख ही तीनों को समझ आ गया था। नकुल इस खाने को देख गुस्से में कठोरता से बोला, किसने बनाया है ये वाहियात खाना? पंछी को नजरें नीचे झुक गई थी। वही अक्ष खाने को देख एक गहरी सांस लेते हुए कुछ बोलता कि तभी रूहानी खाकर देखी, फिर बोल पड़ी, खाना इतना भी बेकार नहीं है। ये सुन सीरत को थोड़ा अच्छा लगा, उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। पर रूहानी के बात को सुन नकुल ने एक बाइट मुंह में डालते ही प्लेट में ही खाना उगल बोला, इससे अच्छा खाना तो मैं बना लूंगा, यहाँ के कुक को हो क्या गया है? तभी अक्ष अपने कोल्ड नजर से सीरत को देखा। बेचारी तो पहले से ही डर से कांप रही थी। सीरत ने अपने मन में ही बोला, एक कम था जो दूसरा आ गया, अब उसे कौन बचाएगा? अक्ष खीर उठा खाया। हालांकि वो स्वादिष्ट नहीं था, पर इतना भी बेकार नहीं था। अपने भाई को खाता देख नकुल झट से बोल पड़ा, भैया आप ये बेकार खाना क्यों खा रहे हो? इतना भी बेकार नहीं है। अक्ष के बातों को सुन सीरत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अक्ष को हैरानी से देखने लगी। वही नकुल उठ बोला, भैया मैं नहीं खा सकता ये खाना। ये बोल वो जाने लगा, पर साथ ही रूहानी की तरफ देखकर ही बोला, तुम्हें कॉन्सर्ट में जाना है कि नहीं? खाना बंद करो और जाकर तैयार हो जाओ। ये सुन सीरत अपनी चमकती आंखों से नकुल को देख बोली, इवान के कॉन्सर्ट में आप जा रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सीरत के एक्साइटमेंट से भरे लुक को देख अक्ष खीर के कटोरे हो पटकते हुए प्लेट पर रखा तो सीरत डर से कांप उठी। वो शांत हो अपने चेहरे को झट से झुका ली तो रूहानी झट से पूछ पड़ी, हाँ तुम जाना चाहती हो क्या? रूहानी के सवाल का जवाब देने से पहले सीरत अक्ष की तरफ देखी, फिर अपने चेहरे को ना महिला दी। नकुल ये सब नोटिस कर रहा था। पहले ये बेकार खाना अक्ष खा लिया, फिर अक्ष को जलन भी महसूस हो रहा है। नकुल को इतना तो समझ आ गया था, ये खाना इस लड़की ने ही बनाया होगा और उसके अक्ष भाई को इस लड़की से कुछ तो है, पर ये लड़की है कौन? अपने ख्याल को अभी बंद कर नकुल वहां से जाते हुए बोला, जल्दी करो। ये बोल वो चला गया तो रूहानी भी उठ जाने लगी। दोनों के जाने के बाद अक्ष सीरत के तरफ देख उसे अपने पास आने का इशारा किया। अक्ष ने उस वक्त तो उसके बनाए बेकार खाने को खा कुछ नहीं बोला, पर अब वो उसे छोड़ेगा नहीं, ये सोचते हुए वो डरते हुए उसके पास जाने लगी। जैसे ही वो अक्ष के पास गई, अक्ष उसके होंठ को पकड़ अपने बाहों में खींच लिया। डर से उसने अपने आंखों को कसके बंद कर लिया तो ये देख अक्ष अपने कोल्ड कठोर आवाज में पूछा, कॉन्सर्ट में जाना चाहती हो?
सीरत अपने आंखों को खोल अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अपने चेहरे को ना हिला दी। अक्ष खाने की तरफ देखता हुआ बोला, ये खाना तुमने अपने जैसा ही बनाया है बेकार, पर मुझे पसंद नहीं खाना वेस्ट करना, तो ये पूरा खाना अभी मेरे सामने खाओ। सीरत ने अक्ष के प्लेट से एक बाइट ही खाया। खाना इतना गंदा बना था कि सीरत का हिम्मत नहीं हो रहा था दूसरा बाइट खाने का, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी बचा नहीं था। वो जल्दी जल्दी सारे खाने को फटाफट से खाने लगी। खाना खत्म हो गया तो अक्ष उसे कठोरता से देख बोला, तुम्हारा पेट तो भर गया, मेरा क्या? सीरत अक्ष की तरफ देख मासूमिया से पूछी, क्या मैं आपके लिए कुछ और बना दूं? सीरत के बातों को सुन उसे इशारा में ही अपने गोद से उठने का बोला तो सीरत झट से उठ गई। फिर अक्ष अपने पैकेट से सिगरेट निकाल अपने मुंह में रख लाइटर टेबल पर रख इशारा किया तो सीरत लाइटर उठा जला अक्ष के सामने ले गई तो अक्ष अपने सिगरेट को जला उसके कस लेते हुए बोला, अपने आप को साफ कर मेरे कमरे में आओ। सीरत का चेहरा उदासी से भर गया। वही अक्ष सिगरेट के कस लेता हुआ जाने लगा, तभी नकुल और रूहानी भी नीचे आ गए, फिर अपने जाने का बोल चले गए। दूसरी तरफ इवान अपने कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो चुका था। उसने ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लैक जैकेट पहने रखा था, साथ ही ब्लैक पैंट भी। डार्क कपड़ों के थीम के साथ साथ उसकी डार्क आंखें जो बहुत कोल्ड नजर आ रहा था। उसका ऑरा भी बिल्कुल यमराज की तरह था, पर दिखने में वो बेहद अट्रैक्टिव था। बाहर इंतजार कर रहे कॉन्सर्ट में आए लोग इवान का नाम लिए चिल्लाए जा रहे थे, इवान इवान इवान। पर इवान सोफे पर बैठा था, तभी एक खूबसूरत लड़की उसके पास आ बोली, सर सब रेडी हो चुका है। इवान ने कुछ नहीं कहा तो वो लड़की वहां से फिर चली गई। कॉन्सर्ट स्टार्ट होने में अभी वक्त था। कार में रूहानी नकुल के साथ जा रही थी, पर एक बार भी नकुल की तरफ नहीं देखी। नकुल को भी उस किस के बाद अजीब भी लग रहा था और उसने गलत किया इसका एहसास भी था, पर सॉरी बोलना तो नकुल ने आज तक सीखा ही नहीं था। सीरत बाथरूम में जाते ही इतना सारा बेकार खाना खाने की वजह से वोमिटिंग करने लगी। फिर अपने आप को साफ कर अक्ष के कमरे के पास आ खड़ी हो गई। उसे अंदर जाने में बहुत डर लग रहा था। उसने अपने दिल में हौंथ रख खुद को समझाया, डरो मत सीरत। ये बोल वो लंबी सांस ली, फिर दरवाजे को नॉक की। अक्ष का कठोर आवाज सीरत को सुनाई दिया, अंदर आ जाओ। सीरत दरवाजा खोल कमरे के अंदर अपने धीरे कांपते पैरों के साथ जाने लगी। वही अक्ष शराब के घूंट के साथ सिगरेट के कस लेता हुआ सीरत को अपने पास आता हुआ देख रहा था। सीरत अपने धीमे डरे कदमों के साथ अक्ष के पास आए तो अक्ष सिगरेट के कस को लेता हुआ धुआं सीरत के चेहरे पर फूंका, जिससे सीरत की खांसी निकल आई। वो खो खो कर खांसने लगी तो अक्ष खड़ा हो सीरत ने पीछे जा अपने सिगरेट लिए होंठ को आगे कर उसके गर्दन के करीब ला कठोरता से बोला, तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ? सीरत ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया तो एक कोल्ड मुस्कान के साथ अक्ष उसके कॉलर बोन पर अपने जलते सिगरेट को सटा दिया। जलन के कारण सीरत चीख पड़ी, आहा। सीरत के चीख को सुन उसने सिगरेट को उसके जिस्म से हटा कोल्डली बोला, दर्द हुआ ना? पर ये दर्द तो बहुत कम है। जो दर्द मुझे तुम्हारे कारण मिला है वो दर्द बहुत बड़ा है। सीरत के आंखों से बस आंसू बहे जा रहा था। वो अपने मन में ही बोली, क्या दर्द दिया है मैंने? तभी अक्ष अपने कोल्ड मुस्कान के साथ आगे आते हुए उसके चेहरे के थूनन को अपने 2 उंगलियों से पकड़ उसके बहते आंसुओं को देख कठोरता से बोला, जानना चाहती हो तुम? सीरत बस रोते हुए ही अपने चेहरे को हाँ में हिला दी तो अक्ष गुस्से में उसके गाल के जबड़े को मजबूती से पकड़ अपने कठोर आवाज में बोला, अभी नहीं कभी और बताऊंगा, पर भी अगर एक आंसू का रेत और बहा तुम्हारे आंखों से तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। ये सुन सीरत झट से अपने आंसू को दोनों होंठ से पोंछ शांत खड़ी हो गई तो अक्ष बिस्तर पर जा बैठ उसकी तरफ देख अपने होंठ के इशारे से उसे बुलाया तो सीरत उसके पास जा खड़ी हो गई तो एक कोल्ड मुस्कान से साथ अक्ष बोला, अपने मास्टर को खुश करो। तभी सीरत का फोन बजा तो अक्ष अपने होंठ को आगे किया। सीरत को समझ नहीं आ रहा था वो क्या चाहता है। उसने अपने होंठ को आगे कर उसके होंठ में रखने वाली थी तो अक्ष कठोरता से बोला, अपना फोन दो। सीरत अपना फोन निकाल अक्ष की तरफ बढ़ा दी तो मैसेज किसी जानू नाम से आया था। ये देख अक्ष कठोरता से नाम पढ़ा, जानू। सीरत बोलना चाहती थी पर तभी अक्ष मैसेज पढ़ने लगा, सीरत जल्दी आ, कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर 16 कॉलेज ना जाने देना। उसका मैसेज पढ़ने के बाद अक्ष का आंख गुस्से में लाल हो गया और गुस्से में उसके फोन को जमीन पर पटक सीरत के होंठ को पकड़ बिस्तर में ला उसके ऊपर आ उसके जबड़े को कसके पकड़ बोला, अपने जानू के लिए कॉन्सर्ट में जाना चाहती थी।
ये सुन सीरत बताना चाहती थी ये जानू उसकी दोस्त है, पर अक्ष कुछ न सुन अपने होंठों को सीरत के होंठ में रख कठोरता से उसे चूमने लगा। सीरत उसे खुद से दूर करने का कोशिश करने लगी, पर अक्ष उसे कसके जकड़ा उसके कोमल होंठों को चूमे जा रहा था। जो शराब अक्ष ने अभी पिया था उसका टेस्ट भी सीरत को पता चलने लगा। अक्ष उसके होंठों को चूमने के बाद अपने होंठ सीरत के गर्दन के पास ले जा चूमते हुए अपने किस का निशान देने लगा। सीरत को खुद के करीब लाते ही अक्ष उसमें पूरी तरह से खो जाता था। अक्ष अपने होंठ सीरत के कपड़ों के अंदर ले जा जैसे ही उसके शरीर को छुआ सीरत के आंखों से आंसू गिरने लगा। सीरत के आंखों से बहते आंसू को देख अक्ष एक पल के लिए रुक गया, पर फिर उसके जबड़े को कसके पकड़ अपने उदासी से भरे स्वर में बोला, बहुत बुरा लगता होगा ना जिससे प्यार करती उसके जगह मेरे साथ रात बिताने में। सीरत कैसे बताए कि जिससे प्यार करती वो तो वही है, पर जिस तरीके से वो उसे छूता ट्रीट करता ये सीरत को दर्द पहुंचाता। और अब सीरत कुछ भी एक्सप्लेन करने नहीं जाएगी। वैसे भी वो कितना भी बता दे कि वो जानू उसकी दोस्त कुहू है, पर उसके बक्ते पर भरोसा नहीं करेगा, साथ ही वो उसके साथ वो सब करेगा जो उसे करने का मन है। सीरत ने अपने आंखों के आंसू को बहने से रोक एक मारी हुई लाश की तरह शांत हो गई। वही कॉन्सर्ट में टाइम होते ही इवान स्टेज पर आने लगा। उसे आता देख सभी तालियां बजा रहे थे। वही नकुल और रूहानी विप सेक्टर में जा खड़े हुए थे। इवान को आता देख रूहानी भी ताली बजाने लगी तो नकुल उसे कमर से पकड़ लिया। अचानक से नकुल को उसके कमर पर होंठ रखता पा रूहानी का ताली बजाता होंठ रुक गया और वो नकुल के आंखों में देखने लगी। वही इवान स्टेज पर विप तरफ देखा, फिर अपने नजरों को फेर गाना शुरू करने के लिए अपने गिटार को ले बजाना शुरू किया। जैसे ही गिटार का धुन शुरू हुआ सभी चिल्लाने लगी इवान का नाम। अक्ष सीरत को शांत होता देख उसके चेहरे पर प्यार से अपने होंठ को फेर उसके आंखों में देखने लगा। सीरत की आंखें भी अक्ष के आंखों में जा थम सी गई थी। अक्ष उसके होंठों को अपने अंगूठे से प्यार से सहला पूछा, तुम सच में किसी से प्यार करती हो? अक्ष के आंखों में देखते ही सीरत ने जवाब दिया, हाँ। ये सुन अक्ष की आंखें कठोर हो गई। वो फिर सीरत के होंठों को जानवरों को तरह चूमते हुए उसके जिस्म के कपड़े को फाड़ते हुए ही निकाल अपने होंठ को उसके शरीर में सेडिक्टिव फेरने लगा, पर सीरत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो एक लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही तो अक्ष गुस्से में उससे दूर हो बिस्तर पर बैठ बोला, जाओ यहाँ से। अपने फटे कपड़े में सीरत भला कैसे जाए? अक्ष फिर चिल्ला कर बोला, जाओ। बेचारी डर के कारण झट से उठ अपने फटे कपड़े को जिस्म में किसी तरह लपेट कमरे से बाहर निकल गई। फिर भागते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी एक मेड ने उसे इस हालत में अक्ष के कमरे से निकलते देख बाकी सभी नौकरानी को बताने चली गई। वही अक्ष सिगरेट निकाल उसके कस लेते हुए रोबिन को कॉल किया। इस वक्त रोबिन गहरे नींद में अपने पत्नी के साथ सोया हुआ था। रोबिन की पत्नी और कोई नहीं तानिया ही थी। जैसे जैसे रोबिन तानिया को जानना शुरू किया था उसे उससे प्यार होने लगा और फिर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था उसकी एक बेटी है। वो बस उसका होंठ थाम लिया, साथ ही उसकी बेटी को भी बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखने लगा। उसने कभी अपना दूसरा बच्चा भी नहीं किया। जब रोबिन का फोन बजा तो तानिया उसका फोन स्क्रीन देख उसे उठा, बोली अक्सर का कॉल आ रहा है। ये सुन रोबिन का नींद खुल गया। वो झट से कॉल उठा लिया। उसके कुछ बोलने से पहले ही अक्ष बोल पड़ा, पता लगाओ सीरत का बॉयफ्रेंड कौन है। ओके बॉस। ये सुन अक्ष ने फोन रख दिया। वही सीरत कमरे के अंदर जा उसी हालत में बिस्तर पर जा तकिए पर अपने चेहरे को रख फुट फुट कर रोने लगी। रात के शूटिंग को पूरा करने के बाद मोक्ष ने अमानत को मैसेज कर दिया, कल सुबह मैं तुम्हें और तुम्हारी चश्मिश दोस्त को लेने आऊंगा। कल संडे था इसलिए सुबह सुबह ही मोक्ष उन्हें लेने आने का बात बता दिया। अपने भाई का मैसेज आता देख अमानत बहुत खुश थी। अमानत को खुश देख पलक पूछ पड़ी, क्या हुआ अम्मू, इतना खुश क्यों है? ये सुन अमानत खुशी से अपना फोन पलट मैसेज पलक को दिखा दी तो पलक झट से बोल पड़ी, कल मैं नहीं जाऊंगी। पलक के बातों को सुन अमानत उसके पास जा अपनी चमकती आंखों से उम्मीद भरे नजरों से उसे देखने लगी। अमानत के बात को कोई नहीं टालता था। घर की लाडली जो थी, बस अक्ष ही सभी के साथ थोड़ा सख्त था, पर मुंबई आने के अलावा अक्ष भी अपनी बहन का सारा डिमांड पूरा करता। ठीक है चलूंगी, अब मुझे सोने दे। ये सुन अमानत बहुत खुश हो गई। फिर वो भी अपने बेड पर जा लेट गई। वही कॉन्सर्ट खत्म हो गया तो नकुल रूहानी दोनों इवान से मिलने चले गए। कमरे के अंदर तीनों बैठे थे पर तीनों के बीच का माहौल बहुत वियर्ड था।
तभी रूहानी शांत माहौल से ये शांति को खत्म करने के लिए बोल पड़ी, तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छा गाए। तुम्हें अच्छा लगा? इवान के सवाल को सुन रूहानी मुस्कुराते हुए जवाब दे पड़ी, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा। ये सुन इवान के चेहरे पर हल्का मुस्कान छा गया। वहीं नकुल कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस बैठा दोनों को बातें करते हुए सुन रहा था। तभी रूहानी आगे बोल पड़ी, वैसे तुम घर क्यों नहीं आते हो? वहां है ही क्या, घर के नाम पर 4 दीवारी ही तो है। इवान की बातें सुन नकुल उसके तरफ देखा पर कुछ बोला नहीं। इवान ने सच ही तो कहा है, घर के नाम पर बस 4 दीवारी ही है। पहले सभी एक साथ रहते थे पर उस इंसिडेंट के बाद सब अलग हो गए। अब तो सब कितने वक्त के बाद एक दूसरे को देखते तक भी है। रात होने को था तो नकुल खड़ा हो बोला, बहुत रात हो चुका है, अगर चाहते हो तो हमारे साथ घर चल सकते हो। नहीं भाई आप दोनों जाओ, मुझे कुछ काम है। नकुल को पता था इवान नहीं जाएगा। रूहानी भी खड़ी हो इवान की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, आज नहीं पर कल जरूर आना, कल संडे है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाकर रखूंगी। बहुत पतले हो गए हो तुम दिन भर काम कर करके। रूहानी के बातों को सुन इवान मुस्कुराते हुए बोला, तुम सिर्फ एक बार कह देती तो मैं आज जाता, खाने का लालच देने का जरूरत नहीं है। इवान के बातों को सुन रूहानी मुस्कुराने लगी। नकुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था पर रूहानी इवान दोनों बहुत क्लोज है और ये बात नकुल को बहुत अच्छे से पता है। भले उसके भाई के दिल में रूहानी के लिए फीलिंग्स है पर रूहानी बस इवान को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती है। दोनों कार में जा बैठ गए। रूहानी खिड़की के बाहर चलते गाड़ियों को देखे जा रही थी। तभी नकुल कार चलाते हुए ही पूछा, अगर तुम्हें मुझमें और इवान में किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेगी? नकुल के सवाल को सुन रूहानी उसके तरफ देखने लगी। रूहानी के बड़े बड़े प्यारे आंखों में जब नकुल का ध्यान गया तो वो एक पल के लिए उसमें डूब सा गया। तभी सामने से आता कार उसके कार को ठोकने वाला था। तभी रूहानी चिल्ला पड़ी, नकुल आगे देखो। नकुल झट से अपने चेहरे को रास्ते की तरफ कर कार को मोड़ दिया तो कार सीधे पेड़ से जा टकराने वाला ही था पर तभी नकुल ने सेफ्टी बलून निकाल लिया जिससे उसे और रूहानी को तो कुछ भी नहीं हुआ पर कार डैमेज के साथ साथ स्टार्ट होना भी बंद हो गया। दोनों कार से बाहर निकल गए। नकुल कार को बनाने का कोशिश करने लगा, वही रूहानी मोबाइल का लाइट दिखा रही थी। मोबाइल को पकड़े रखने से उसका होंठ दर्द देने लगा तो वो अपने होंठ को कभी पूरा सीधा करती तो कभी नीचे तो कभी इधर उधर। ये देख एक ही बार नकुल उस पर चिल्लाया, सीधा पकड़ा नहीं जा रहा तुम्हें। डांट सुनने के बाद अपने होंठ को शांत रख अपने मन में ही नकुल को कोसते हुए बोली, एक तो कार चलाना नहीं आता इससे और मुझे ही डांटता रहता है, खड़ूस कहीं का। आखिर में नकुल ने कार बनाना छोड़ रूहानी की तरफ देख बोला, ये कार तो बनने से रहा और अब तक सारे ड्राइवर्स भी अपने घर चले गए होंगे। एक काम करते हैं, थोड़ी दूरी पर होटल है, आज रात वहीं रुक जाते। रूहानी कुछ कह तो सकती थी नहीं, उसने बस अपने मुंडी को हाँ में हिला दिया। फिर नकुल रूहानी दोनों चलने लगे। कुछ दूरी पर बड़ा सा होटल था। दोनों इस होटल के अंदर गए। नकुल जब रूम बुक करने गया तो उसे पता चला कॉन्सर्ट की वजह से बाहर से बहुत लोग आए थे जिस कारण सारे रूम बुक हो चुके हैं एक रूम को छोड़कर जो कि कॉमन रूम हक विप रूम नहीं। फिर भी नकुल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो उसने उसी रूम को बुक कर लिया। फिर रूहानी के पास ये बताया तो रूहानी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया ये सोचकर कि वो और नकुल एक रूम में रहेंगे, वो भी पूरी रात। रूहानी का लाल होता चेहरा देख नकुल बोल पड़ा, ख्याली पुलाव बन गया हो तो चले। रूहानी ने अपने दांत से जीभ को काटा फिर नकुल के साथ जाने लगी। दोनों कमरे के अंदर गए। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था पर एक दिन के रुकने के लिए ठीक था। नकुल अपने कोट को निकाल शर्ट के बटन खोलने लगा तो रूहानी एक टक उसे अपने लाल हुए चेहरे से देखे जा रही थी। रूहानी को अपने तरफ ऐसे देखता पा नकुल के बटन खोलते होंठ रुक गए। वो उसके पास जा बोला, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया है? क्या कभी बिना शर्ट के मुझे नहीं देखी हो? रूहानी की सांसें गले में जा अटक गई। नकुल उसे छेड़ने के लिए उसके होंठों को सेडिक्टिवली अपने अंगूठे से फेरते हुए बोला, पूरा रात दोनों एक कमरे में बिताएंगे, क्या तुम खुद पर कंट्रोल रख सकती हो? नकुल के बातों को सुन रूहानी घबराते हुए हिचकिचाकर बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? रूहानी के हिचकिचाहट भरी बातों को सुन नकुल सेडिक्टिवली अपने होंठ को उसके चेहरे से लेकर गर्दन पर अपने एक उंगली से फिर उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर बोला, एक लड़का लड़की जब अकेले एक कमरे में होते तो क्या करते हैं, तुम्हें नहीं पता?
नकुल के बातों को सुन रूहानी का बोलती ही बंद हो गया। उसके माथे से ठंड में भी पसीना आने लगा। ये देख नकुल उससे दूर हो जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए ही उसने कहा, डोंट वरी, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। न ही तुम खूबसूरत हो, न ही तुम्हारा फिगर अट्रैक्टिव है। नकुल के बातों को सुन रूहानी को बहुत बुरा लगा। उसने फिर गुस्से में कहा, तो फिर तुमने मुझे किस क्यों किया था? पहली बार रूहानी नकुल के सामने अपना मुंह खोलने का हिम्मत की थी। नकुल उसके करीब जा उसे कमर से फिर पकड़ अपने करीब कर कठोरता से बोला, बस तुम्हें बता रहा था, तुम्हारी जिंदगी का डोर मेरे हाथों में है, तो किसी और को पसंद करने का जुर्रत भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता। चैप्टर 17 जेलसी। ये बोल उसे छोड़ अपने शर्ट को खोल बिस्तर पर जा लेट गया। वही रूहानी के आंखों में आंसू भर गया। वो बिस्तर के कोने में जा लेट गई। नकुल को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने फीलिंग्स को कभी नहीं जाहिर करना चाहता। आज तक वो जिस से प्यार किया अपना माना, उसे सब छोड़ चले गए या वो उससे दूर हो गया। अब वो नहीं चाहता था रूहानी भी उससे दूर हो जाए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सुबह होते ही सीरत जल्दी से उठ नहाकर कॉलेज जाने वाला ड्रेस पहन किचन चली गई और नाश्ते में बस ब्रेड सेककर जूस ग्लास में धार दिया। फिर टाइम देख डाइनिंग हॉल की तरफ नाश्ता ले चली गई तो देखी अक्ष भी आ ही रहा है। सुबह सुबह नाश्ता सीरत को लता देख अक्ष थोड़ा हैरान था, पर जब वो नीचे जा नाश्ता के नाम पर ब्रेड और जूस देखा तो उसे घूरते हुए देख बोला, ब्रेड जूस बस। तभी सीरत बोल पड़ी, नाश्ता हल्का करना चाहिए, नहीं तो काम में मन नहीं लगता है। सीरत के बातों को सुन अक्ष उसके करीब जाने लगा तो सीरत के कदम पीछे होने लगे। तभी उसका पैर चेयर के स्टैंड में लगा और वो जमीन पर जा गिरी तो अक्ष उसे कोल्डली देखा, फिर शांति से चेयर पर जा बैठ ब्रेड खाते हुए जूस को पीने लगा। तभी सीरत अपने मन में ही बोली, कैसा इंसान है ये, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मुझे इससे प्यार को हो गया है। ये बोल वो खड़ी हो जाने लगी तो अक्ष अपने कोल्ड आवाज में बोला, मेरे लिए ऑमलेट लेकर आओ। भूख कर कहीं का। अपने मन में ही ये कह सीरत चली तो गई, पर ऑमलेट बनता कैसे उसे पता नहीं था। तभी उधर से एक मेड किचन आई तो सीरत उसे देख पूछ पड़ी, आप मुझे ऑमलेट बनने बता सकती हो? मेड ने उसे घृणा से देखा फिर चली गई। सीरत को समझ नहीं आया आखिर बात क्या है, वो उसे ऐसे क्यों देखी। फिर सीरत एक लंबी सांस ले सोचने लगी, वो ऑमलेट अब कैसे बनाए। उसका मोबाइल भी अक्ष ने तोड़ दिया था। वही रोबिन अंदर आ अक्ष के पास गया तो अक्ष खाते हुए ही उसे देखा तो रोबिन बोल पड़ा, बॉस उस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। उसका नाम अबीर सिंघानिया है। उसके पिता गेमिंग बिजनेस में है और अबीर अभी अमेरिका के कॉलेज में पढ़ रहा है। ये सुन जूस को खत्म कर अक्ष कुछ बोलता कि तभी सीरत ऑमलेट लेकर आ गई। ऑमलेट का हालत देख अक्ष कोल्डली बोला, इसे तुम ही खाओ, और हाँ, जब तक खाना बनाने अच्छे से ना आ जाए तब तक तुम कॉलेज नहीं जा सकती हो। ये बोल अक्ष घर की पुरानी मेड आरती को बुला उससे खाना बनाने सिखाने का ऑर्डर दे रोबिन के साथ चला गया। वही कॉलेज ना जाने देने का बात सुन सीरत का चेहरा उदासी से भर गया था। उसे खड़ा देख गुस्से में उसे आरती बोल पड़ी, चलो अब मुझे मेरा भी काम करना है। सब यहाँ सीरत से बुरा बर्ताव करते थे। ये देख सीरत को बहुत बुरा लगने लगा। जब वो अपने मेंशन में रहती थी तब वहाँ के हर सर्वेंट उसे बहुत मानते, बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखते थे। सीरत को अपना अच्छा दिन याद आने लगा। वो फिर से अपनों के बीच जाना चाहती थी जहाँ उसे प्यार मिलता था। किचन जाने के बाद आरती उसे कुकिंग करने सिखाने लगी। तभी सीरत बोल पड़ी, आंटी मैं 2 घंटे में कॉलेज से आ जाऊंगी। ये सुन आरती बोल पड़ी, संडे के दिन कॉलेज कौन जाता है? एक अफसोस से भरे सांस को छोड़ सीरत बोली, आंटी सीनियर्स ने बुलाया है, अगर मैं नहीं गई तो वो अगली बार मुझे देख लिए तो मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। ये सुन आरती बोल पड़ी, अगर तुम्हें जाना है तो सर से परमिशन मांगो, मुझसे नहीं। आरती के बातों को सुन सीरत अपने मन में ही बोली, अगर वो राक्षस परमिशन दे देता तो मैं आपसे मांगती हो क्यों? अक्ष के खौफनाक रूप को झेलने से अच्छा है सीरत उन सीनियर्स को झेल ले। वही दूसरी तरफ नकुल रूहानी घर आने के लिए निकल चुके थे और इवान भी निकल गया रूहानी से बोला जो था। दूसरी तरफ अमानत और पलक भी तैयार हो रही थी। पलक आज अपने मन से ही अमानत से पूछ पड़ी, अम्मू मेरे पर सबसे खूबसूरत कौन सा ड्रेस लगता है? पलक ने पहली बार अमानत से ऐसा कुछ पूछा था। ये सुन अमानत हैरान रह गई। उसे लगा शायद वो उसके मोक्ष भाई के लिए तैयार होना चाहती होगी।
ये सोच वो झट से उसे व्हाइट रंग का प्यारा सा वन पीस निकाल बोली, वैसे तेरे पर सारा ड्रेस बहुत खिलता है, पर ये ड्रेस बहुत प्रिटी भी है और तेरे पर सबसे ज्यादा खिलता है। ये सुन पलक ड्रेस ले मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू अम्मू। ये बोल वो ड्रेस पहन मेकअप के नाम पर बस अपने आंखों में काजल लगा लिया, पर सिंपलिसिटी में भी बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। और आज उसने अपने आंखों में चश्मा ना डाल लेंसेस लगा ली, फिर अपने बालों को खुला ही छोड़ बस हाफ चोटी कर सुंदर सा बोक्लिप लगा ली। आज तो अमानत उसे देखते ही रह गई। वो सिंपल थी फिर भी आसमान से उतरी हुई परी की तरह बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। तभी अमानत को उसके मोक्ष भाई का फोन आया। अमानत कॉल जैसे ही उठाए मोक्ष बोल पड़ा, बाहर आ जाओ। हाँ भैया, वो जैसे ही ये बोली मोक्ष कॉल कट कर कार में बैठे ही दोनों का इंतजार करने लगा। उसने भी आज व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक रंग का जैकेट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। पर आज पलक की खूबसूरती उसके अट्रैक्टिव लुक को चैलेंज करने वाली थी, क्योंकि आज वो आसमान से उतरी हुई परी की तरह नजर आ रही थी, जिसे देख अमानत भी एक पल के लिए खो गई। अमानत भी आज रेड ड्रेस पहन लिया, जिसमें वो बहुत प्यारी के साथ साथ हॉट भी लग रही थी। दोनों तैयार हो बाहर जाने लगी, सभी का नजर दोनों पर ही टिक गया। तभी बाहर जाते हुए ही पलक बोल पड़ी, अम्मू तू अपने भाई के साथ चली जा, मैं 2 घंटे बाद तुझे ज्वाइन करती हूँ, बस मुझे लोकेशन भेज देना। ये सुन अमानत हैरान होते हुए पूछी, पर क्यों, कहीं और जा रही है क्या तू? पर कहाँ, इतनी सज रही थी तो मुझे लगा। इतना कह अमानत शांत हो गई तो पलक बोल पड़ी, तुझे सब पता चल जाएगा। ये बोल दोनों बाहर आने लगी। माया ने जब पलक को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और हैरानी से उसने अपने मुंह को फाड़ लिया। माया के रिएक्शन को देख मोक्ष उसके नजरों को मिलाते हुए उस तरफ देखा तो वो भी हैरानी से अपने चश्मे को आंखों से बाहर निकाल एकटक उसे ही देखने लगा। हालांकि अमानत हमेशा परफेक्ट दिखती थी, या बोला जाए तो परफेक्ट से भी ज्यादा, पर पलक हमेशा अपने आप को लो स्टैंडर्ड की तरह रखती। आज भी उसने कुछ नहीं किया था, पर फिर भी वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी कि एक बार कोई देखे तो उसकी नजर ही ना है। ये देख माया को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, ये वही लड़की है। अब तो माया को पूरा यकीन हो गया, मोक्ष के ख्यालों की रानी सिर्फ ये लड़की ही हो सकती है। पलक अमानत कार के पास तो आई, पर पलक कार के थोड़े दूरी पर ही खड़ी हो गई। वही अमानत कार का दरवाजा को खोल अंदर आ बैठ गई तो मोक्ष पलक को ना आता देख पूछ पड़ा, वो क्यों नहीं आ रही है? उसने कहा है कि मैं उसे 2 घंटे बाद लोकेशन भेज दूं, वो आ जाएगी। ये सुन मोक्ष गुस्से में कठोरता से बोला, फिर इतनी सज धज कर अभी कहाँ जा रही है वो? उसने सवाल किया ही था कि तभी पलक के सामने बाइक आ खड़ा हो गया। पलक के साथ उसी लड़के को देख मोक्ष गुस्से में अपने होंठ के मुट्ठी को बांध बोला, ओह मैडम, इतनी सज धज कर इस लंगूर के साथ जा रही है। मोक्ष के चेहरे पर जलन साफ नजर आ रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था अपने जलन को जाहिर न करने का, पर हो ही नहीं पा रहा था। माया को हंसी आने लगा, पर वो बेचारी जोर से हंस भी नहीं सकती थी, नहीं तो मोक्ष का पूरा गुस्सा उस पर ही बरसेगा। अमानत ये देख हैरानी से बोल पड़ी, ये अनुज के साथ डेट पर जा रही है, मुझे भी इसने कुछ नहीं बताया। तभी अपने चश्मे को आंखों में डाल कठोरता से मोक्ष बोल पड़ा, खड़े क्या हो, कार स्टार्ट करो। बेचारा ड्राइवर ने जब मोक्ष को गुस्से में देखा तो अपने मन में ही बोल पड़ा, आज तो मेरा सामत आने वाला है। उसने अपने मन में ही ये कह कार स्टार्ट कर दिया। वही पलक बाइक पर बैठ अपने मन में ही सोची, मोक्ष को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी के साथ भी रहूं, कोई नहीं मोक्ष, अब मैं अपने जज्बातों के साथ तुम्हें और नहीं खेलने दूंगी। वही कार में बैठा मोक्ष गुस्से में पागल हुए जा रहा था। कार का माहौल बहुत डरावना हो चुका था। अब तो अपने भाई के गुस्से से अमानत को भी डर लगने लगा। वो अपने मन में ही बोली, क्या अमानत अपना संडे तू सोकर ही बीता लेती, वही अच्छा होता। मेंशन में रूहानी नकुल पहुंच गए। तभी रूहानी को इवान को कहा बात याद आ गया तो वो जल्दी से अपने कमरे में जा फ्रेश हो फटाफट से नीचे अपने भीगे बालों में ही आ किचन चली गई तो देखी सीरत बड़े मेहनत से खाना बनाने सीख रही है। तभी रूहानी अंदर आ बोली, सीरत मुझे कुछ बनाना है, तुम जाओ जाकर अब आराम कर लो। ये सुन सीरत ने उदासी से कहा, पर सर मुझे कॉलेज नहीं जाने देंगे जब तक मैं खाना बनाना ना सीख लूं। ये सुन रूहानी को सीरत पर दया आने लगा। तभी रूहानी बोल पड़ी, मैं शाम को तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी, खाना बनाना बहुत इजी है, तुम तुरंत सीख जाओगी। ये सुन सीरत खुशी से बोल पड़ी, सच्ची?
अपने आंखों के पलकों को झपकाते हुए ही रूहानी ने जवाब दे दिया, हाँ सच्ची। सीरत भी टाइम देखी, कॉलेज में जिस टाइम पर सीनियर्स बुलाए थे वो टाइम पार होने में अभी कुछ वक्त बचा था। ये देख सीरत अपने हालत को ठीक करने के लिए जाने लगी, तभी वो हॉल के अंदर आते शख्स को देख हैरान रह गई। सीरत अपने बेकार हालत में ही इवान के पास जा बोली, आप सच में इवान हो? इवान को नहीं पता वो क्या रिएक्शन दे, पर सामने खड़ी लड़की उसे बहुत मासूम लग रही थी, बिल्कुल उसकी बड़ी माँ की तरह। उसने उसे वर्मली देखा, फिर बोल पड़ा, हाँ। ये बोल वो जाने को हुआ, वही सीरत तो खुशी के मारे जम सी गई थी। तभी इवान मुड़ उसके तरफ देख पूछा, तुम यहाँ काम करती हो? सीरत ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया तो इवान पूछ पड़ा, रूहानी कहाँ है? किचन में। मैं उन्हें बुला दूं? तभी इवान मना करने वाला था पर नकुल नीचे आ इवान को देख बोला, तुम आ गए, ये लड़की तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। ये सुन इवान उसकी तरफ देखा तो सीरत मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। इवान उसे देख अपने कोल्डनेस को थोड़ा कम कर उसकी तरफ वर्मली देख मुस्कुरा दिया। इवान की मुस्कान मैजिकल थी। सीरत उसके होंठ को पकड़ ली, तभी अक्ष दरवाजे से अंदर आ सीरत को ऐसे इवान को पकड़ा देखा तो उसका आंख गुस्से में लाल हो गया। चैप्टर 18 मजाक मजाक में अपने कंट्रोल को अपने बस से बाहर होता पाना। वो गुस्से में अंदर आ सीरत के होंठ को पकड़ अपने तरफ कर बोला, जो कहा था वो हो गया। ये इस वक्त यहाँ क्यों है? सीरत ने अपने मन ही कहा। वही दूसरी तरफ नकुल इवान दोनों अक्ष के ऐसे रिएक्शन को देख हैरान थे। अपने दोनों भाई को अपने तरफ आश्चर्य से देखता पा अक्ष ने सीरत के होंठ को छोड़ दिया। फिर झट से बोल पड़ा, कॉलेज जाना था ना तुम्हें? सिर्फ आधे दिन का छुट्टी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सीरत ने एक नजर इवान पर डाला। इवान को अपने सामने सच में खड़ा देख सीरत का जाने का मन कैसे कर सकता है भला? अब अक्ष को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बात को सुनने की जगह ये इडियट लड़की इवान को देखे जो जा रही है। अक्ष ने अपने कोल्ड नजरों से उसे देखना शुरू कर दिया। एक अनचाहा डर से सीरत का शरीर ठंडा पड़ने लगा। वो अक्ष की तरफ देखी, फिर झट से बोल पड़ी, थैंक यू सर। ये बोल भागते हुए वो कॉलेज जाने के लिए निकल गई। वही इवान और नकुल अपने भाई को देखे जा रहे थे तो अक्ष दोनों को इग्नोर करते हुए सोफे पर जा बैठ बोला, कल का कॉन्सर्ट कैसा रहा? अक्ष के सवाल को सुन इवान नकुल दोनों सोफे पर जा बैठ गए। फिर इवान जवाब दे दिया, अच्छा था। तभी पीछे से आती रूहानी बोल पड़ी, भैया अच्छा नहीं बहुत अच्छा था। रूहानी के मुंह से तारीफ सुन इवान के चेहरे पर मुस्कान छा गया पर नकुल के चेहरे पर गुस्सा। नकुल फिर उठ बोला, मुझे कुछ काम है। ये बोल वो जाने लगा तो रूहानी बोल पड़ी, मैंने तुम्हारे लिए भी कॉफी बनाया है। ये सुन नकुल उसे कोल्डली देख जवाब दिया, तुम ही पी लो। इतना कह नकुल जाने लगा। वही रूहानी गुस्से में उसे देख मुंह बना उसका एक्टिंग करते हुए बोली, तुम ही पी लो। उसने धीरे से ही कहा था पर इवान का ध्यान उस पर ही टिका था। उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गया। इवान के आने का खबर एक मेड रूहानी को दे दी थी तो जब तक तीनों खड़े हो बातें कर रहे थे तब तक रूहानी तीनों के लिए कॉफी बना दी। कॉफी अक्ष इवान को देने के बाद वो जाने लगी तो इवान बोल पड़ा, तुम कहाँ जा रही हो? नकुल भाई ने तो पिया ही नहीं तो तुम ही साथ बैठकर पी लो। गैस में मैंने कढ़ाई चढ़ाया है। ये बोल वो चली गई। वही उसके जाने के बाद इवान अक्ष से पूछ पड़ा, ये नई मेड कौन है? अक्ष ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस खड़ा हो सवाल कर दिया, आज तुम यही रुक जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है और अभी मुझे जाना होगा। ये बोल अक्ष बिना इवान का जवाब दिया चला गया तो इवान भी खड़ा हो किचन जा रूहानी के पास जा खड़ा हो गया तो रूहानी बोल पड़ी, अंडस को यहाँ क्यों आए हो? बाहर वेट करो, मैं तुरंत खाना लेकर आती हूँ। ये सुन इवान मुस्कुराते हुए बोला, दोनों जा चुके हैं तो मैं अकेला क्या करता वहां? वैसे एक सवाल कर सकता हूँ? रूहानी खाना बनाते हुए मुस्कुरा कर कही, बिल्कुल। ये सुन एक गहरी सांस ले इवान पूछा, क्या तुम नकुल भाई को पसंद करती हो? रूहानी कुछ पल के लिए शांत हो गई। इवान उसका अच्छा दोस्त था, वो उससे अपने दिल की बात आराम से कर लिया करती थी। उसने गहरी सांसें लेते हुए बोली, इवान मेरे पसंद करने और ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नकुल के लिए मैं बस उसकी सर्वेंट हूँ। ये सुन एक फीकी मुस्कान दे इवान उसके सिर पर अपना होंठ रख बोला, तो तुम उसे भूलकर किसी और की तरफ क्यों नहीं देखती हो? शायद कोई तुम्हें सर्वेंट ना समझ अपनी जिंदगी समझे।
रूहानी एकटक इवान को देखने लगी तो इवान अपने होंठ को पीछे कर इस टॉपिक को खत्म करने के लिए सामने बकेट में रखे सेब को उठा खाते हुए बोला, वैसे ये न्यू मिड कौन है, तुम्हें पता है? ये सुन रूहानी धीरे से बोल पड़ी, मैं तुम्हें बताऊंगी पर तुम वादा करो नकुल को कुछ भी पता नहीं चलने दोगे और तुम उससे बिल्कुल भी जज नहीं करोगे। ओके। ये सुन रूहानी बताने लगी, वो लड़की का नाम सीरत कपाड़िया है, वरुण कपाड़िया की बेटी। ये सुन इवान का आंख गुस्से में लाल हो गया, वो गुस्से में जाने लगा। तभी रूहानी उसके होंठ को पकड़ बोली, वो अपने माँ बाप की तरह नहीं है, इवान बहुत प्यारी है, बिल्कुल छोटे नादान बच्चे की तरह। ये सुन इवान गुस्से में रूहानी के होंठ को झटक उसके बाजू को कसके पकड़ गुस्से में कोलफली बोल पड़ा, पर है तो उसी का खून ना, मैं उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। ये बोल वो जाने लगा। एक पल के लिए रूहानी उसके खतरनाक रूप को देख सहम सी गई। तभी रूहानी को अपने बताने के डिसीजन पर अफसोस होने लगा। आज से पहले बस न्यूज में ही इवान के गुस्से के बारे में रूहानी सुनी थी, क्योंकि इवान पूरे दुनिया के लिए कोल्ड ब्लडेड एरोगेंट गुस्सैल इंसान था, पर रूहानी के सामने वो बहुत वर्मली पेश आता था। वही दूसरी तरफ मोक्ष का पारा गर्म हुआ पड़ा था। तभी अमानत बोल पड़ी, मोक्ष भाई 1 घंटा बीत चुका है, बस 1 घंटा और। अमानत के बातों को सुन मोक्ष बोल पड़ा, कौन उस इडियट के आने का इंतजार कर रहा है? माया मुस्कुराते हुए अपने मन में ही बोली, कोई भी देख बता सकता है कौन इंतजार कर रहा है। ये बोल माया अपने मन ही मन मुस्कुराने लगी। वही सीरत कॉलेज पहुंच चुकी थी। देर से आने के लिए सारे सीनियर्स उसे घूर कर देखने लगे। तभी माहिर बोल पड़ा, अभी अभी ही शुरू हुआ है, अंदर आ जाओ। सीरत को पूरे सीनियर में बस माहिर अच्छा लगता था, वो अंदर आ गई। अब माहिर के रहते कोई कुछ सीरत को बोल नहीं सकता था, तो सभी फिर फ्रेशर से रिलेटेड सब कुछ बताना शुरू कर दिए कि क्या ड्रेस कोड होगा और कॉलेज में पार्टनर के साथ आना है, जिसका सिलेक्शन अभी होगा वो भी चिट के थ्रू। फ्रेशर में सभी जूनियर का पार्टनर कोई सीनियर बनता है, तो अब किस जूनियर को किस सीनियर के साथ पेयर अप किया जाएगा वो पता करने के लिए 2 बाउल में सभी चिट को डाल दिया गया। एक बाउल में सीनियर लड़की का नाम डाला गया था, तो दूसरे बाउल में सीनियर लड़कियों का। अब बारी था सिलेक्शन का, तो एक एक कर सारे बॉय पहले लड़की के नाम वाले बॉक्स से नाम सेलेक्ट कर नाम बताने लगे। वही बारी आए अब लड़कियों का। सभी लड़कियां जाने लगी। सीरत सबसे आखिरी में खड़ी थी। धीरे धीरे कर उसका भी टर्न आ गया। अब भी कुछ बॉयज बच्चे हुए थे, जिसमें माहिर भी था। लड़कियां कम होने की वजह से लड़के बच गए थे। सीरत ने जा अपना चीट निकाल दिया। चिट में माहिर का नाम लिखा था। उसने अपना चीट आगे कर नाम बता दिया, तो माहिर के चेहरे पर मुस्कान छा गया। ये देख सभी जूनियर लड़कियों को सीरत की किस्मत से जलन होने लगा। वही बाकी बचे लड़के अफसोस कर रहे थे, उन्हें इस साल कोई क्यों नहीं मिली। नाम बताने के बाद सीरत जाने वाली थी, तभी माहिर उसका नाम लिया, सीरत। सीरत मुड़ माहिर की तरफ देखी तो माहिर उसके पास आ बोला, कल सुबह 7 बजे तक कैंपस आ जाना। ये सुन सीरत का चेहरा लटक गया, तो माहिर पूछ पड़ा, इतने सुबह आने में कोई परेशानी है? सीरत को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। कुछ देर खड़ी हो सोचती रही, फिर बोल पड़ी, मेरा फैमिली कंडीशन अभी थोड़ा ठीक नहीं है, जिसके कारण। इतना कह सीरत शांत हो गई। माहिर ने भी सुन रखा था, तो वो उसके सिर पर अपना होंठ रख मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ। फ्रेशर आने से पहले हमें मिलकर एक डांस तैयार करना है, तो जब तुम्हें टाइम हो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ये बोल उसके सिर से माहिर अपना होंठ हटा दिया, तो सीरत मुस्कुरा कर उसे देखी, फिर अपने सिर को हाँ में हिला दी। वही माहिर को सीरत के साथ इतना अच्छा होता देख सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था। माहिर कभी किसी लड़की से बात नहीं करता, आज वो खुद ही सीरत से बात कर रहा था। इससे देख देख कर सभी के अंदर का ज्वाला बढ़ते जा रहा था। सीरत खुशी से नंबले मुड़ी ही थी कि तभी सभी के कुरुल नजर के अपने तरफ देखता पा उसे अपने शरीर में ठंडक महसूस हुआ। वही दूसरी तरफ 2 घंटा पार होने के बाद पलक अनुज के बाइक में ही उस रिजॉर्ट में आ गई, जहां मोक्ष और अमानत थे। दूर खड़ा मोक्ष, जो पूरे रिजॉर्ट को ही बुक करवा लिया था अपने रहने के लिए, वो ऊपर से ही पलक को आता देखा। पलक बाइक से उतर रिजॉर्ट के अंदर जाने वाली थी, तभी अनुज ने आवाज दिया, पलक। पलक पीछे मुड़ अनुज की तरफ देखी तो अनुज बोल पड़ा, तुमने सच कहा, मैं तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तुमसे पसंद करने लगा था, पर सच कहूं तो जब से तुम्हें चाहने लगा हूं तब से तुम्हारी खूबसूरती से ज्यादा मुझे तुम्हारी अच्छाई पसंद आने लगा है।
माया पीछे से मोक्ष के पास आ खड़ी हो उसके गुस्से से भरे नजरों को मिलाते हुए देखी पलक और उसी लड़के को देख माया मुस्कुराते हुए बोली, मोक्ष को जलाने के लिए दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये सुन अपना मुंह बना मोक्ष बोल पड़ा, एक लंगूर तो दूसरी बंदरिया, परफेक्ट है जोड़ी। ये बोल वो अपनी बहन के पास जाने लगा जो स्विमिंग पूल में आराम से तैर रही थी। वही पलक अनुज को अपना जवाब दे अंदर आने लगी तो देखी पूरा रिजॉर्ट खाली है। ये देख पलक ने अमानत को कॉल लगा लिया, पर अमानत तो पानी के अंदर थी, उसे तो अपने फोन के बजने का ख्याल भी नहीं था। मोक्ष उसके फोन के साउंड को सुन उसका फोन देखा, पलक का नाम शो हो रहा था तो उसके होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गया। वो कॉल उठा, कुछ बोलता इससे पहले ही पलक बोल पड़ी, अम्मू तुमने सही लोकेशन तो भेजा है ना, ये रिजॉर्ट तो पूरा खाली है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पलक के बातों को सुनते हुए ही मोक्ष उसके पास पहुंच गया था। वो उसके पीछे खड़ा हो उसके कान के पास जा धीरे से बोला, डर लग रहा है, लगना भी चाहिए। घबराते हुए पलक मुड़ गई, उसके होंठ से उसका फोन भी नीचे गिर गया था। वो कुछ कहती इससे पहले ही उसके बेहद करीब आ मोक्ष अपने खतरनाक आवाज में बोला, मैंने पूरे रिजॉर्ट को बुक कर लिया है क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ। ये बोल उसके होंठ पर अपने एक उंगली से सेडिक्टिवली फेरा तो पलक अपने पैर पीछे करते हुए हकलाकर बोलने लगी, ये क्या कर रहे हो मोक्ष, अम्मू भी यही है। ये सुन एक सरकास्टिक स्माइल अपने होंठ पर ला बोला, वो तो बहुत बिजी है एंजॉय करने में, तो अब मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ तुम्हारे साथ। ये बोल उसके करीब जाए जा रहा था तो पलक अपने पैर पीछे करने लगी और अपने डरे हुए आवाज में बोल पड़ी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो क्यों मेरे करीब आ रहे हो। ये सुन एक डेविल मुस्कान के साथ उसे मोक्ष बोला, मेरे बारे में नहीं सुनी हो तुम, मैं बस लड़कियों का इस्तेमाल करता हूँ अपने शरीर के जरूरत को पूरा करने के लिए। डर से पीछे कदम करते हुए पलक दीवार से जा टकरा गई। जैसे ही मोक्ष ने अपने होंठ को उसके आजू बाजू रख उसके जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया तो डर से हकलाते हुए पलक बोल पड़ी, तुम सच में उस टाइप के लड़के हो। ये सुन मोक्ष उसके गर्दन के करीब अपने होंठ को ले जा अपने खतरनाक आवाज में बोला, हाँ। चैप्टर 19 सीरत का मेंशन ना आना। ये बोल अपने होंठों को उसके गोरे गर्दन पर रख चूमने लगा। पलक तो डर से अपने आंखों के कसके बंद कर ली, घबराहट से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वही पलक के कोमल गर्दन को चूमते ही मोक्ष का धड़क भी बढ़ने लगा। शुरुआत में वो बस मजाक कर रहा था, पर पलक के गर्दन पर अपने होंठ रखते ही मोक्ष को अपने शरीर में गर्माहट महसूस होने लगा। वो उसके गर्दन को चूमना बंद कर पलक के तरफ देखा जो अपने आंखों को कसके बंद की हुई थी। मोक्ष उसके चेहरे के थूनी को पकड़ उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर कर उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा। तभी माया खाने के लिए मोक्ष पलक को ढूंढते हुए बुलाने आ रही थी। तभी मोक्ष किसी लड़की को किस कर रहा है ये देख माया पेड़ के पीछे जा खड़ी हो हैरानी से देखने लगी। आज तक शूटिंग के दौरान भी मोक्ष ने किसी भी लड़की को किस नहीं किया था। उसके जगह उसका बॉडी डबल या फिर बस कैमरे को ऐसे कर दिखाया जाता कि वो किस कर रहा है, पर वो किस नहीं करता। अपने आप को बहकने से रोकने के लिए मोक्ष उससे दूर हो मुड़ उसे उसी तरह छोड़ चला गया। पलक अपने आंखों को कसके बंद की हुई थी। तभी मोक्ष के जाने के बाद माया उसके पास आ बोली, क्या हुआ पलक, तुम अपने आंखों को बंद क्यों की हो। माया के आवाज को सुन पलक झट से अपने आंखों को खोल अपने आसपास देख घबराते हुए बोली, कुछ नहीं। माया को सब पता था फिर भी अनजान ही बनी रही। उसे फिर अपने साथ खाने के लिए ले जाने लगी। वहां पहले से ही अमानत और मोक्ष बैठे थे। पलक ने जब मोक्ष को बैठा देखा तो बोल पड़ी, मुझे भूख नहीं है। ये बोल वो बाहर जाने को थी तो मोक्ष बोल पड़ा, क्यों, उस लंगूर ने बहुत ज्यादा खाना खिला दिया है क्या। पलक अपने मन में ही बोली, कितना बेशर्म इंसान है, खुद किस कर ऐसे प्रिटेंड कर रहा जैसे कुछ किया ही नहीं है। हाँ, ये बोल पलक बाहर चली गई। वही अमानत और माया के चेहरे पर मुस्कान था। मोक्ष भी उठ बोला, मुझे भी भूख नहीं है, तुम दोनों खा लो। फिर वो भी चला गया तो अमानत बोल पड़ी, पलक तो भाई को बचपन से पसंद करती आई है पर भाई का कुछ समझ ही नहीं आता है। ये सुन माया बोल पड़ी, मुझे लगता है सर भी उसे पसंद करते हैं, बस अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते। ये सुन अमानत झट से बोल पड़ी, कुछ करे हम दोनों ताकि मोक्ष भाई अपने फीलिंग्स को पलक के सामने जाहिर कर दे। माया तो पहले ही अपने होंठ पीछे कर ली। वो मोक्ष के गुस्से से भली बनती वाकिफ थी। वो झट से बोल पड़ी, नहीं अमानत मैम, सर बहुत खतरनाक है। अगर मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट ऐसे कुछ में हुआ और उन्हें पता चला तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे।
एक अफसोस भरी सांस लेते हुए अमानत बोल पड़ी, मेरे सारे भाई इतने खतरनाक क्यों है? ये सुनते ही माया मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, पता नहीं, पर क्यूट भी है। जब सर पलक के सामने होते तो उनका रवैया जिद्दी बच्चे की तरह होता है, और नकुल सर उनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता। रूहानी के लिए पूरे पागल है, फिर भी रूहानी को ये बताने से कतराते हैं। और इवान सर से कुछ खास मुलाकात नहीं हुआ है, पर मैंने सुना है उनका पारा अलग लेवल का हाई रहता है। पर मुझे उनका गाना बहुत पसंद है, गाते वक्त पता नहीं वो किसके ख्यालों में रहते हैं, पर उनका गाना दिल को छूता है। धीर सर से तो कभी मिली ही नहीं हूँ, वही अक्ष सर उनका तो कहना ही नहीं है। उनके अंदर कोई क्यूटनेस नहीं है, शायद कोई लड़की नहीं है उनके लाइफ में, इसलिए। इतना कह माया थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलने लगी आगे। उसका चेहरा बोलते वक्त बल्स करने लगा, पर वो बहुत खतरनाक है, पर फिर मुझे बहुत पसंद है। उनके सामने आते ही मेरा बत्ती गुल हो जाता है, मेरी आंखें उनमें थम सी जाती है, पर पता नहीं क्यों उनके सामने खड़े होते ही मेरे अंदर डर पैदा हो जाता है, पर फिर भी मैं उनको हमेशा देखना चाहती हूँ। माया के बातों को सुन अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ला अमानत बोली, प्यार है आपको अक्ष भाई से? अमानत के मुंह से ये सुन माया झट से बोल पड़ी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अमानत अब भी चिढ़ाने वाली मुस्कान से माया को देखे जा रही थी, तो माया बोल पड़ी, हाँ पसंद है, पर आपको तो पता ही है आपके अक्ष भाई किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने देते हैं। अगर कोई आ गई तो उसकी तो सामत आ जाती है। मैं मौत को दावत नहीं देना चाहती। माया के बातों को सुन एक अफसोस से भरी सांस छोड़ते हुए अमानत बोल पड़ी, सही कहा आपने, लड़कियों से कैसे बात किया जाता है वो भी नहीं जानते हैं भैया। पता नहीं मेरे अक्ष भाई का फ्यूचर क्या है। माया तो अमानत के बातों को सुनने की जगह एक पल के लिए अक्ष से हुए पहले मुलाकात में खो गई। मोक्ष ने कुछ फाइल ले उसे रायचंद मैंशन आने को कहा था। माया भागते हुए फाइल को ले जा रही थी, क्योंकि थोड़ी सी भी देरी हुई तो उसे मोक्ष के गुस्से का सामना करना पड़ सकता था। वो दौड़ते हुए जा रही थी, तभी अपने सामने फोन पर बात कर रहे शख्स से जा टकराई। माया झट से उससे दूर हो अपने सामने अक्ष को देखी तो उसके नीले अट्रैक्टिव आंखों में हिप्नोटाइज सी हो गई थी, पर तभी अक्ष का चेहरा कोल्ड हो गया। उसके डरावने हो रहे आंखों को देख माया झट से माफी मांगी। माया को अपने ख्यालों में खोया देख अमानत उसके आंखों के सामने चुटकी बजा बोली, लगता है भाई के ख्यालों में खोई है आप। ये सुनते ही माया झट से मना कर दी। वही घांस में पलक बैठी थी। पलक को ऐसे अकेले बैठा देख मोक्ष उसके पास गया। मोक्ष को अपने पास आता पा अपने दोनों होंठ से अपने छाती को धक ली, तो मोक्ष अपना मुंह बना बोला, तुमने शीशे में अपने आप को कभी देखा है? भटकती आत्मा की तरह लगती हो, काले लंबे बाल, गोरा शरीर, भूत जैसी आंखें और वाइट कपड़े। पलक का चेहरा उदासी से भर गया। तभी उसके उदास चेहरे को देख उसके बगल में ही मोक्ष बैठ गया, तो पलक उसे घूर कर देखते हुए बोली, सुपरस्टार जमीन पर क्यों बैठे हैं? जाए अंदर आराम से किसी गद्देदार सोफे चेयर पर जा बैठिए। मोक्ष पलक के बातों को सुन अपने होंठ को आगे बढ़ा, उसे अपने बाहों में खींच लिया। मोक्ष के ऐसे करने से पलक की सांसें बढ़ गई। मोक्ष उसके चेहरे को देखते हुए बस एक सवाल किया, क्या तुम उस लंगूर के साथ रिलेशनशिप में आ गई हो? मोक्ष के सवालों का जवाब पलक उसके आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। एक कोल्ड मुस्कान के साथ मोक्ष उसे देखते हुए बोला, तुम कभी किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती हो मेरे अलावा। वैसे भी वो मेरे लुक के कंपैरिजन में 1% भी अच्छा नहीं दिखता है। पलक के चेहरे पर तिरस्कार से भरा मुस्कान छा गया। फिर वो बहुत शांति से प्यारे धीमे आवाज में जवाब दी, प्यार चेहरे से नहीं होता, इंसान के अच्छाई से होता है, और वो बहुत अच्छा इंसान है। और मैं कभी तुमसे तुम्हारे चेहरे के लिए प्यार नहीं की थी, बल्कि मुझे तुम्हारे साथ होकर अच्छा लगता था। ये बोल वो उसे खुद से दूर कर जाने लगी। मोक्ष ने उसे रोकना चाहा, पर वो रोके कैसे उसे पता नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का 9 बज गया। सभी डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। सभी रात के डिनर के लिए बैठ गए, पर अक्ष का नजर तो सीरत को ढूंढ रहा था। वही इवान अपने भाई से पूछना चाहता था कि वो क्यों दुश्मन की बेटी को घर ले आया है, ऊपर से उसका कंपनी को बचाने में हेल्प क्यों कर रहा है। रूहान थोड़ी घबराई सी खाना सबके लिए लगा इवान के बगल में जा बैठ गई। रूहानी के ऐसे करने से नकुल ने उसे अपने कोल्ड नजरों से घूर कर देखा, पर रूहानी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। रूहानी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अक्ष को ये पता चले कि उसके वजह से इवान को ये बात पता चला है, नहीं तो उसे अक्ष के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है।
रात का डिनर करते वक्त रूहानी बार बार इवान की तरफ देख रही थी, पर इवान इतने गुस्से में था कि उसके तरफ एक बार भी नहीं देखा। वही अक्ष का पारा इस बात को लेकर गर्म था कि सीरत कहाँ है। सभी का खाना खत्म हो गया। रूहानी इवान से बात करना चाहती थी, पर नकुल रूहानी का हाथ पकड़ बोला, बहुत टाइम पास कर ली हो, एग्जाम में फेल होना है क्या? ये बोल नकुल उसे अपने साथ ले जाने लगा। वही दोनों के जाने के बाद इवान अक्ष से गुस्से में पूछ पड़ा, उस कपाड़िया की बेटी को यहाँ क्यों लाए हैं आप और क्यों उसकी हेल्प कर रहे हैं? अक्ष अपने भाई की तरफ देख अपने कोल्ड आवाज में बोला, अपनों को खोने का दर्द क्या होता मैं उस वरुण कपाड़िया को बताना चाहता हूँ। एक बार वो बस ठीक हो जाए, फिर जब उसे पता चलेगा उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी अपने आप को बेच दी है उसके जिंदगी को बचाने के लिए, तो वो टूट जाएगा और मैं उसे टूटता हुआ देखना चाहता हूँ और उसके ही जान से प्यारी बेटी के हाथों उसका सब कुछ बर्बाद करवाना चाहता हूँ। अक्ष के बातों को सुन इवान शांति से पूछा, आप करना क्या चाहते हो? एक कोल्ड मुस्कान के साथ अक्ष इवान को देख बोला, वक्त के साथ तुम्हें पता चल जाएगा और जो कहा था मैंने वो तुमने किया, बस हो रहा है। इवान के बातों को सुन अक्ष आगे कुछ न पूछ चला गया। वही इवान ने भी आगे कोई सवाल नहीं किया। अक्ष में रूम की तरफ जा सीरत के कमरे को खोल देखा। सीरत कमरे में नहीं थी तो उसे आरती दिखी। उससे अक्ष ने सीरत के बारे में पूछा तो उसे पता चला वो अब तक आई ही नहीं है। चैप्टर 20 तुम्हें क्या विश मांगना चंदा मामा से? अक्ष ने गुस्से में ही रोबिन को कॉल कर सीरत का लोकेशन ट्रेस करने का बोल मेंशन से बाहर निकल अपने कार की तरफ आने लगा तो अक्ष का ड्राइवर देव अक्ष के लिए कार का दरवाजा खोल दिया तो अक्ष पीछे वाले सीट में जा सेटल हो गया। अक्ष के बैठते ही देव ड्राइविंग सीट पर जा सेटल हो कार स्टार्ट कर दिया। अक्ष का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। ये देख देव के माथे से डर के कारण पसीना आए जा रहा था। तभी रॉबिन सीरत का लोकेशन ट्रैक कर अक्ष को बता दिया तो अक्ष देव को सीरत के लोकेशन की तरफ जाने बोल दिया। वहीं दूसरी तरफ बड़े से बार के अंदर सीरत अपनी दोस्त कुहू के साथ बैठी थी। सीरत ने अपने दोस्त कुहू की तरफ देखते हुए कहा, कुहू आज मैं पीना चाहती हूँ, प्लीज मुझे रोकना मत और यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे ड्रिंक का पैसा पे कर देना। कुहू ने कुछ नहीं कहा। तभी सीरत वेटर को बुला बोली, मेरे लिए कोई ऐसा ड्रिंक लाओ जिसे पीकर मुझे शांति मिले। वेटर हैरानी से उसे घूर कर देखने लगा तो सीरत फिर से बोल पड़ी, आपको सुनाई नहीं दिया? ये सुन वेटर झट से चला गया और तुरंत ही वाइन लेकर आ गया। वाइन का बस एक ग्लास देखकर सीरत बोल पड़ी, सिर्फ एक ग्लास नहीं बल्कि मुझे पूरा बोतल चाहिए। ये सुन वेटर ठीक है बोल वाइन का पूरा बोतल लेने चला गया। वही पंछी ग्लास को उठा एक ही बार में पूरा गटक ली तो कुहू बोल पड़ी, सीरत क्या कर रही है, वैसे भी तुझे ड्रिंक सूट नहीं करता। कुहू के बातों को सुन सीरत उदासी से बोल पड़ी, तुझे पैसे नहीं देना इसलिए ऐसा बोल रही है ना? मैं गरीब हो गई हूं ना, अब तू भी मेरी दोस्त नहीं रहना चाहती होगी, सही कहा ना मैंने? कुहू सीरत का हाथ थाम बोली, नहीं मेरी जान, तू मेरी जान थी और जान हमेशा रहेगी, बस तुझे ड्रिंक चढ़ जाता इसलिए ऐसा कह रही हूँ। तब तक वेटर बोतल के आ चुका था। सीरत आगे कुछ ना कह अपने हाथ को कुहू के हाथ से छुड़ा बोतल ले एक ही सांस में पीना शुरू कर दी। कुहू ने चिंता से पूछा, सीरत कुछ हुआ है क्या तुझे? सीरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पीती जा रही थी। उसे अब चढ़ने लगा। वो जोर जोर से हंसने लगी तो बार में मौजूद सभी लोग उसे घूर कर देखने लगे। सीरत खड़ी हो जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए तो कुहू भी झट से खड़ी हो गई। सीरत के पैर लड़खड़ाने लगे। तभी कुहू उसे पकड़ ली तो सीरत जोर जोर से हंसते हुए बोली, मुझे संभाल मत, मैं चलने सीखना चाहती हूँ। कुहू को समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हुआ क्या है। तभी सीरत का ध्यान लैंप पर गया तो सीरत उस तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे चांद चाहिए। सीरत के बातों को सुन कुहू बोल पड़ी, यार वो चांद नहीं है लैंप है। सीरत तो जिद पकड़कर बैठ गई, नहीं नहीं वो लैंप नहीं चांद है, तू भी मुझे बेवकूफ समझती है क्या? बार में आए सभी उसकी तरफ देख हंसने लगे तो कुहू जल्दी से बिल पे कर दी और उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, पर कुहू को खुद से दूर कर सोफे पर बैठ सोफे को कसके पकड़ ली छोटे बच्ची की तरह और जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मैं परेशान हो कुहू उसके पास बैठ गई अपने सिर को पकड़कर। रात के 12 बज गए थे। बार खाली होने का वक्त हो चुका था। सभी बार से जाने लगे। वही वेटर मैनेजर कुहू सभी सीरत को मनाने की कोशिश कर रहे थे।
दूसरी तरफ अक्ष का कार बार के बड़े से बिल्डिंग के पास जा रुका। वो गुस्से में ही कार से बाहर निकल बार के अंदर जाने लगा। जैसे ही वो बार के अंदर गया तो अंदर इस नज़ारे को देख दंग रह गया। नशे में धुत सीरत जो बच्चों की तरह सोफे को कसके पकड़ लैंप को चांद बोलते हुए उसे मांगे जा रही थी, तभी अक्ष वहां आने लगा। अक्ष को देख सभी दंग रह गए। वही कुहू को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, वो सच में अपने सामने अक्ष रायचंद्र को देख रही है। अक्ष सीरत के तरफ अपने कोल्ड नजरों से देखा तो सीरत अक्ष की तरफ देख छोटी बिल्ली की तरह उसके ऊपर कूद गई। सीरत के इस हरकत को देख वहां मौजूद सभी हैरान रह गए। आज तक अक्ष ने किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया था, और अगर कोई करीब आ जाती तो उसके जिंदगी को अक्ष बर्बाद कर देता। फिर ये लड़की अपनी मौत को क्यों दावत दे रही है? सभी अपने मन में ये सोच कह ही रहे थे, तभी अक्ष सीरत को देखते हुए कठोरता से बोला, जब संभाल नहीं सकती तो पीती क्यों हूं? सीरत अक्ष से दूर हो अपने होंठ को अक्ष के दोनों गाल पर रख मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पीने का शौक नहीं पर पीती हूं गुम भूलने के लिए। ये बोल अपने होंठ को नीचे कर जोरों से हंसने लगी। तभी अक्ष का गुस्से से तमतमाया चेहरा देख सीरत फिर नशे में धुत हो बोल पड़ी, तुम क्यों मुझे ऐसे शैतान की तरह घूरते रहते हो? शैतान की तरह क्या, तुम शैतान ही हो। इतना बोल वो अपने होंठ को फैलाने लगी। इतने बड़े? नहीं नहीं, इतना कह पूरा बड़ा सा होंठ फैला बोली, इतने बड़े। कुहू ने झट से उसके कान में जा धीरे से कहा, सीरत चुप हो जा। पर सीरत तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो अक्ष गुस्से में भड़कते हुए बोला, सीरत घर चलो। घर शब्द सुनते ही सीरत की आंखें नम हो गई। वो उदासी से बोली, पर मेरा तो कोई घर है ही नहीं अब। पहली बार सीरत का बात अक्ष के दिल को जा छुआ, पर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदला था। अक्ष ने उसके होंठ को मजबूती से पकड़ अपने साथ ले जाने लगा, पर सीरत जमीन पर छोटे बच्चे की तरह बैठ रोते हुए बोलने लगी, नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाना मुझे, मुझे पहले मेरा चांद चाहिए। ये सुन अक्ष नीचे बैठी सीरत को देखा, जो अपने एक होंठ से इशारा कर लैंप की तरफ दिखा रही थी, तो अक्ष उसे कठोरता से देख बोला, उसे लेने के बाद तुम शांति से मेरे साथ चलोगी? सीरत मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को हाँ में हिला दी, तो अक्ष मैनेजर की तरफ देख बोला, मुझे वो चाहिए। मैनेजर वही खड़ा रहा, तो अक्ष अपने गुस्से से भरे कड़क आवाज में कहा, मैंने कहा मुझे वो ला कर दो फास्ट, और वैसे भी उसे अक्ष रायचंद्र ने डबल रेट में खरीद लिया है। मैनेजर ने तुरंत ही हाँ में सर हिला दिया और वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सीरत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने अक्ष के तरफ देख बोला, मैं तुम्हें निहायती खड़ूस और शैतान समझती थी, लेकिन तुम तो इतने भी बुरे नहीं हो। ये बोल सीरत जोर जोर से हंसने लगी। अक्ष को सीरत का ये सारा बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा और उधर कुहू सीरत के कानों के करीब जा धीरे से कह रही थी, सीरत तुझे पता है ना, तू अक्ष रायचंद्र से बात कर रही है। अगर उसे तुझ पर गुस्सा आ गया ना, तो दुनिया जानती है वो नर्क का शैतान है। चुप हो जा, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। सीरत जोर से हंसने लगी और उसने अपनी आंखें बड़ी कर अभय से कहा, हाँ 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 अक्ष, मेरी दोस्त भी तुम्हारे बारे में यही राय रखती है। आह वो तुम्हें। सीरत आगे कुछ कह पाती उसके पहले ही कुहू ने सीरत के मुंह पर अपना होंठ रख दिया और घबराते हुए उसने अक्ष की ओर देखा। अक्ष के चेहरे पर गुस्से के भाव थे और वो अपनी आईब्रो उचकाकर कुहू को देख रहा था। कुहू ने फिर जल्दी से बात संभालते हुए कही, सर प्लीज इसकी बातों का सीरियसली मत लीजिए। इस वक्त ये क्या कह रही है और क्यों कह रही है, इसे भी नहीं पता आपके खिलाफ कहने वाली मैं भला कौन होती हूँ। अक्ष ने कुहू को गुस्से में देखकर कहा, तुम कौन हो? कुहू ने घबरा कर हकलाते हुए कहा, माँ मैं उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। कुहू बातचीत चल ही रहा था, तभी मैनेजर वहां पहुंचा। उसके होंठ में लैंप था। लैंप को देखकर सीरत बच्चों की तरह खुश हो गई और उसने उछलकर लैंप को अपने होंठ में ले ली। तो अक्ष ने अपने पास से कार्ड निकाला और मेजर को देते हुए कहा, लैंप का जितना भी कीमत हो उसका डबल पेमेंट होना चाहिए। मैनेजर ने कार्ड लिया और ओके सर बोल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सीरत ने लैंप को देखा और खुश होकर बच्चों की तरह उछलने लगी। वही अक्ष को सीरत का ये हरकत अच्छा भी लग रहा था और गुस्सा भी दिला रहा था। कुछ वक्त बाद मैनेजर कार्ड अक्ष को वापस करने आ गया, तो अक्ष कार्ड ले
सीरत को अपने गोद में उठा लिया। सीरत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो आराम से छोटी बिल्ली की तरह उसके गोद में जा सिमट अपने लेम्प को पकड़े उससे खेले जा रही थी। वही कुहू और बाकी के लोग ये देख हैरान थे। कुहू भी फिर जल्दी जल्दी अक्ष के पीछे पीछे जाने लगी। बार से बाहर आने के बाद अक्ष अपने कार के पास गया तो देव ने कार का दरवाजा खोल दिया। कार के अंदर जाने से पहले अक्ष कुहू की तरफ देख बोला, रात बहुत हो चुका है, अगर तुम्हारे पास अपना घर और खुद का कार है तो चली जाओ। अक्ष के बातों को सुन कुहू झट से हाँ मैं सिर हिला अपने कार में भाग गई। वही अक्ष भी सीरत के साथ कार के पीछे वाले सीट में सेटल हो गया। देव कार का दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट में जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ कुहू कार चलाते हुए मुस्कुरा कर बोली, क्या सच में आज मैंने अक्ष रायचंद्र को सामने से देखा? वो सामने से तो और भी ज्यादा हैंडसम दिखता है। अक्ष के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही सीरत लेम्प को अक्ष के चेहरे के पास ला बोली, मैंने सुना है चंदा मामा से जो भी विश मांगो चंदा मामा सच करते देते हैं, क्या ये सच है? सीरत जब अपनी बातें कह रही थी तो अक्ष सीरत के चेहरे को निहारे जा रहा था। अक्ष ने लेम्प को पकड़ सीरत के चेहरे के करीब कर बोला, हाँ सच है, वैसे क्या विश मांगना चाहती हो अभी अपने चंदा मामा से? दूसरी तरफ देव रियर व्यू मिरर से अपने बॉस और उस लड़की के साथ प्यार से बात करते हुए देखे जा रहा था। पहली बार देव को अक्ष के चेहरे पर गुस्सा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि कुछ तो अलग था। आज इससे पहले कभी भी देव ने अक्ष को ऐसे नहीं देखा था और पहली बार वो किसी लड़की के इतने करीब रहने पर गुस्सा नहीं हो रहा था, बल्कि उसे खुद अपने करीब किया हुआ था। देव ने अपने मन में ही कहा, इस लड़की में जरूर कुछ बात है। ये बोल वो मुस्कुरा रहा था। तभी अक्ष रेयर व्यू मिरर से देव को घूर कर देखा तो वो दोनों के बीच पार्टीशन कर दिया। वही लेम्प को देखते हुए सीरत बोल पड़ी, मैं चाहती सब मुझे पहले की तरह प्यार करे, अच्छे से बात करे, मुझे रुलाए ना, मुझे तकलीफ ना दे। ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। सीरत के आंखों से बहता आंसू देख अक्ष को अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा। वो उसे अपने बाहों में समेट प्यार से पूछा, तुम्हारे साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया है क्या? सीरत कुछ ना कह बस रोती रही तो अक्ष अपना फोन निकाल रोबिन को मैसेज किया, सीरत के साथ पूरा दिन क्या क्या हुआ है पता लगाओ। ओके बॉस। जैसे ही रोबिन ने ये मैसेज किया तो अक्ष अपना फोन जेब के अंदर फिर रख दिया और सीरत के बालों को प्यार से सहलाने लगा। बहुत नशा करने की वजह से सीरत रोते रोते अक्ष के बाहों में ही सो गई। कुछ ही वक्त में राजचंद्र मेंशन आ गया तो अक्ष सीरत को अपने बाहों में ही उठा मेंशन के अंदर जाने लगा। वही इवान बालकनी में खड़ा हो सिगरेट के कस ले रहा था। तभी उसका नजर मेंशन के अंदर आते अक्ष की तरफ गया जो सीरत को अपने बाहों में उठाए हुए अंदर आ रहा था। रूहानी का पूरा ध्यान पत्तियों को छांटने में था। तभी नकुल उसके करीब जा अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला, पढ़ाई के अलावा सभी काम में तुम्हें मजा आता है ना? नकुल के इतने करीब आ ये बात को सुनने से हैरान हो रूहानी के होंठ से कैंची छूट उसके पैर में गिरने वाला था, पर नकुल ये देख रूहानी को ले साइड होने के चक्कर में दोनों जमीन में जा गिरे और बस एक दूसरे के बाहों में सिमट गए। रूहानी की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वही नकुल अपने आप को उसके और करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। नकुल ने उसके बालों के अंदर अपने उंगलियों को घुसा उसके होंठ को अपने होंठ के करीब कर प्यार से चूमने लगा। नकुल जब जब उसके करीब आता रूहानी चाह करके भी उसे खुद से नहीं कर पाती। रूहानी के होंठों को चूमते हुए वो उसे जमीन पर कर उसके ऊपर आ उसके चेहरे को प्यार से निहारते हुए बोला, सॉरी रूहानी। ये बोल वो उससे दूर हो चला गया। वही उसका यूं करीब आकर दूर चले जाना रूहानी को बहुत तकलीफ पहुंचा उसके दिल में। वो अपने नम हुए आंखों से उसे खुद से दूर जाता हुआ देखने लगी। वही नकुल एक बार भी पीछे मुड़ रूहानी के तरफ नहीं देखा। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।